डायनासोर्स वगैरह थे, ऐसा कोई बड़ा एस्टेरॉइड गिरा होगा और जानवर उन पे हमला कर सकता है, तो वो ऐसे हाथ है ना ऐसे करके देख रहा है, तो आगे जाएगा, कितना आगे जाएगा, एक बार में पेयर है यही डिसाइड करेगा कि तुम एक मेल हो या एक फीमेल हो। नेचर ने किया ना ये व्हाइट चूहे बेचारे की क्या गलती है, तो चूहा है, डार्विन भैया क्या लिख दिया क्या बताया, पर कुछ समय बाद कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं और ये तीन मेजर ऑब्जेक्शन जो 3 मार्क्स के लिए तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं और तुमको इतना ही लिखना है, सिंपल है। आज आपके फेवरेट आयरन मैन क्लास 10th साइंस 2 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में से जो पहला चैप्टर है वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसको हम डिटेल में कवर करेंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, हर एक चीज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और इसका आपको नोट्स भी मिलेगा। लर्नर्स, आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये सारे टॉपिक्स आप इस चैप्टर से पढ़ते हो। एट इजी लर्निंग हमारा गोल है लर्निंग को सुपर इजी करना और आपको अपडेटेड रखना। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसको अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस व्हाट्सएप चैनल को बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, आपको अब दिख रहा होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, कुछ भी रहता है, कोई फ्री टेस्ट होने वाला है, कुछ भी रहता है, आपको पता चल जाता है, तो ज्वाइन जरूर कर लेना। बाय द वे, इजी लर्निंग पे कई सारे बैचेस है और आपको इस चैप्टर का नोट्स भी मिल जाएगा, तो एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, फ्री मटेरियल्स में जाना है, वहां से आपको जाना है फ्री कंटेंट में, ये सब एक बार एक्सप्लोर जरूर करना। उसके बाद आप जाओगे क्लास 10th के अंदर एंड देन यू विल गो इन शुभम झा वाला फोल्डर एंड वहां पे वन शॉट सीरीज आपको नोट्स मिल जाएगा। स्टार्ट करें। माय नेम इज शुभम झा और अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को मार दो सब्सक्राइब, और मैं आपको 9th के बेसिक्स पहले पढ़ाऊंगा, फिर 10th वाला कंटेंट पढ़ाऊंगा। ऐसे ही बेसिक से एडवांस तक पढ़ने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहे हो, क्योंकि आपके जो 20 के 20 साइंस के चैप्टर है सब कुछ कवर करने वाला हूं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा। अब ध्यान से सुनो मेरी एक बात, इस वीडियो पे एक छोटा सा गुरु दक्षिणा दे दो मुझे। क्या है गुरु दक्षिणा? कि 25,000 लाइक्स आप कर दोगे और कमेंट में लिख दोगे कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो और आपका नाम क्या है। चलिए स्टार्ट करें। दूसरा गुरु दक्षिणा, बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको उन सारे सवालों के जवाब नीचे कमेंट्स में देना है। स्टार्ट करें वीडियो को। तो भैया हेरिडिटी 9th में भी पढ़ा था कि हेरिडिटी क्या होता है। क्या होता है हेरिडिटी? हेरिडिटी का मतलब होता है पासिंग ऑन फिजिकल या फिर मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जेनेटिकली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मैं कैसा दिखता हूं, मैं लंबा हूं, मैं छोटा हूं, मेरे बच्चे कैसे होंगे, इस बात को मुझसे लेकर के मेरे आगे वाले जनरेशन तक मैं क्या कर रहा हूं, जेनेटिकली ट्रांसफर कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ जीन्स। कैसे करते हैं वही हम समझते हैं यहां पे। देखो ध्यान से, हमारा जो इंसान का शरीर है वो एक मल्टी सेलुलर शरीर है। हमारे सेल में, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। अब एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल होता है। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को अगर मैं खोलता हूं तो मुझे मिलता है डीएनए, और इस डीएनए का छोटा छोटा जो सेगमेंट है, छोटा छोटा जो पार्ट है, छोटे छोटे जो ब्लॉक्स है, वो होता है जीन। विस्तार से समझते हैं। ये रहा एक सेल, सेल के अंदर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम नहीं होते हैं। एक इंसान के एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं आगे बताऊंगा। तो मान लो एक क्रोमोसोम को मैं ओपन करता हूं तो इस तरीके से डीएनए निकलेगा धागे जैसा, और इसका एक जो स्पेसिफिक सेगमेंट होगा ये वाला, ये है जीन। समझे? अब इस स्पेसिफिक सेगमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है, मेरे बाल कैसे होंगे, मेरी शक्ल कैसी होगी, मेरी हाइट कैसी होगी। तो इस वाले सेगमेंट में कुछ और इंफॉर्मेशन हो सकता है। समझ रहे हो? तो भैया डीएनए हमारे कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है, पर जीन की मदद से। पूरा का पूरा डीएनए काम का नहीं है। तुम ऐसे समझो कि ये जो पूरा धागा है, ये जो पूरा वायर है, ये पूरा वायर डीएनए है। तो इसका इतना सा पार्ट में कोई इंफॉर्मेशन है, इतने से पार्ट में कोई इंफॉर्मेशन है, इतने से पार्ट में कोई इंफॉर्मेशन है। तो जिस पार्ट में कोई इंफॉर्मेशन है उसको हम जीन बोलते हैं। समझ गए? तो यहां पे कोई इंफॉर्मेशन हो सकता है, यहां पे कोई इंफॉर्मेशन हो सकता है। सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन। अब जीन जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल एंड द एंटायर बॉडी। यही कंट्रोल करता है जीन। समझ में आया? डीएनए का वो पार्ट जो कंट्रोल करता है जीन है। सवाल ऐसे मैं पूछूंगा, आपको कमेंट में जवाब देना है। प्रश्न को ध्यान से देखिए। हेरिडिटी इज पासिंग ऑन ऑफ डाइस कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिकली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, फिजिकल, मेंटल, बोथ ए एंड बी एंड नन। क्या है इसका जवाब? कमेंट में बता देना। बच्चों इससे बहुत ज्यादा डिटेल में हम बैच में पढ़ाते हैं। इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, उसमें एडमिशन लेने के लिए जो नीचे नंबर है, एजुकेशनल काउंसलर से बात कर लेना। बैच के बारे में डिटेल में थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले 9th का बेसिक खत्म कर लेते हैं। अगला ध्यान से सुनो। कैरेक्टर क्या होता है भैया, जो हम बार बार ट्रांसफर कर रहे हैं? फिजिकल कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहे हैं, मेंटल कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कैरेक्टर का मतलब होता है डिटेक्टेबल फीचर, जो भी चीज तुम यहां पे डिटेक्ट कर पा रहे हो। उदाहरण के लिए यहां तुम देख पा रहे हो कि ये मनुष्य बहुत लंबा है, ये बहुत बौना है,
तो हम बात कर रहे हैं हाइट की। हाइट एक कैरेक्टर है, लेकिन कोई लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है। एक और एग्जांपल के लिए बात करते हैं। यहां पे मैं स्किन टोन की बात कर रहा हूं। एक बंदा बड़ा फेयर है, एक बंदा कंपैरेटिवली डार्क है। स्किन टोन यहां पे एक कैरेक्टर है, पर उसकी दो पॉसिबिलिटी है, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो समझना ध्यान से कि डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज ट्रेट। सब नाइन्थ का ही है। कैरेक्टर की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। कैरेक्टर एग्जांपल के लिए हाइट हो सकता है, स्किन कलर हो सकता है, आई कलर हो सकता है। ट्रेट उसकी पॉसिबिलिटी है कि लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, गोरा हो सकता है, सांवला हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। उसकी पॉसिबिलिटी है। जरूरी नहीं है कि दो ही पॉसिबिलिटी होगी, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पर उस पॉसिबिलिटी को क्या बोलते हैं हम? उन पॉसिबिलिटी को हम बुलाते हैं ट्रेट्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो मेरी बात। ट्रेट्स जो है वो तुम्हारे मेंटल भी हो सकते हैं और फिजिकल भी हो सकते हैं। फिजिकल जैसे हाइट हो गया, बाल का टेक्सचर हो गया, बाल लंबे होंगे, छोटे होंगे, समय के साथ जल्दी बढ़ेंगे, लेट बढ़ेंगे, अलग अलग चीजें। मेंटल का मतलब तुम गुस्सा कितने जल्दी हो जाते हो, समझ रहे हो? तुम कितना काम रह सकते हो, दोज काइंड ऑफ थिंग। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ट्रेट्स को जीन कंट्रोल करता है, बाय द वे हमें ऑलरेडी पता है। अब मैंने आपको बताया था कि एक इंसान के सेल के अंदर क्रोमोसोम होता है, पर कितने क्रोमोसोम होता है हमने नाइन्थ में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि एक इंसान के शरीर के अंदर, एक सेल के अंदर ऐसे बहुत सारे सेल्स है, पर हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे, और क्रोमोसोम जोड़ियों में आते हैं। 23 के पेयर में होंगे, तो 23 2 जा 46। अब इन 46 में से 22 जो होते हैं वो होते हैं ऑटोजोम्स, और एक जो पेयर होता है, जैसे फीमेल के अंदर XX होगा और मेल के अंदर XY होगा, उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। मतलब ये जो 23rd वाला पेयर है, यही डिसाइड करेगा कि तुम एक मेल हो या एक फीमेल हो। अगर दोनों X है, होमोलोगस है, सिमिलर है, तो आप एक फीमेल हो, लेकिन अगर आप एक मेल हो तो XY हो सकता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं लर्नर्स। सवाल यह है कि ईच सेल हैज अ डैश क्रोमोसोम इंसान के अंदर 46, 23, 22, 44। अगला सवाल यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स? कौन इनमें से हमेशा जोड़ियों में आता है? सवाल का जवाब आपको नीचे कमेंट में देना है। अब देखो, हमारा काम है डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ना और आरएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ना, साथ ही साथ थोड़ा सा और पढ़ना कि इसके होता क्या है, हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं। नाइन्थ में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, यहां पे क्विक रिकैप है, तो जितना ज्यादा तुम समझ सकते हो समझते चलना। बट अगर कहीं पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगे तो नो वरीज, आगे चैप्टर में चीजें समझ में आएंगी। समझ रहे हो? ट्रेलर देख के डरना मत, ध्यान से सुनो। डीएनए हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड होता है। फुल फॉर्म है डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। व्हाई दिस न्यूक्लिक एसिड? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड है। इसका जो एक मॉडल है वो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो कि वैटसन एंड क्रीक ने दिया था। तो तुम इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक सीढ़ी है, और इस सीढ़ी को तुम इस तरीके से ट्विस्ट कर देते हो, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या है। ये जो स्ट्रक्चर है वो तीन चीजों से बना होता है। पहला वाला होता है तुम्हारा पेंटोज शुगर, दूसरा होता है तुम्हारा फॉस्फेट, और तीसरा होता है तुम्हारा नाइट्रोजन बेस। पेंटोज शुगर एक शुगर है जिसका शेप एक पेंटागन की तरह है। फॉस्फोरस ऐसे पी रहेगा, और नाइट्रोजन बेस के बारे में अभी समझते हैं। डीएनए का बैकबोन, जो डीएनए का ये स्ट्रक्चर है, वो बना होता है पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड से। तो अगर तुम यहां देखोगे तो एक पेंटोज शुगर है, फिर फॉस्फोरिक एसिड है, पेंटोज शुगर है, फिर फॉस्फोरिक एसिड है, पेंटोज शुगर है, फिर फॉस्फोरिक एसिड है। अब ये एक स्ट्रैंड हो गया। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है तो ऐसा दूसरा स्ट्रैंड होगा, वो इसका उल्टा होगा। ये सब हमने नाइन्थ में पढ़ा है। अब ध्यान से देखो, चार प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं हमारे डीएनए के अंदर। कौन से? ए, जी, सी, टी। एडिनिन, गोनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये चार प्रकार के हमारे डीएनए के अंदर होते हैं। अब कैसे अरेंज होते हैं वो समझना। ये पेंटोज शुगर के साथ ए हो सकता है, जी हो सकता है, सी हो सकता है, या टी अटैच हो सकता है। अब ये जो ए है, जो दूसरा स्ट्रैंड है, उल्टा। पहले वाला देखो ध्यान से, और दूसरा वाला देखो ध्यान से, उल्टा है पहले वाले का। ठीक है ना? तो ये ए के साथ हमेशा टी अटैच होगा, तो एडिनिन हमेशा पेयर करता है थाइमिन के साथ, और ये पेयर करता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। यहां पे बॉन्ड होगा वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। टेक्स्ट बुक में लिखा है इसलिए समझा रहा हूं, याद रखना। अच्छा, जो हमारा गोनिन है वो हमेशा पेयर करेगा विथ साइटोसिन, और उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। यहां पे आपको 3 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे, तो ये भी हमें याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। अच्छा, अब ये वाला समझो ध्यान से
कि अगर मैं इसकी बात करूं केवल शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। समझ रहे हो? तो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, लेकिन वही मैं कह देता हूं शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, कोई भी हो सकता है चारों में से, प्लस ये फॉस्फोरस, तो ये हो जाता है न्यूक्लियो, यह साइड वो होता है टाइड, न्यूक्लियोटाइड। यहां पे लिख के दे रहा हूं न्यूक्लियोटाइड, ये ध्यान से देख लो। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि डीएनए इज मेड अप ऑफ डैश, पेंटोज शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजन बेस, ऑल ऑफ दिस। सही जवाब नीचे कमेंट में बताना है। अगला हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि ये भी न्यूक्लियस के अंदर मिलता है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसके अंदर भी 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन। ये चौथा वाला अलग होता है, यूरासिल होता है। ठीक है ना, चौथा वाला होता है यूरासिल। सिंगल स्ट्रैंडेड इस तरीके से स्ट्रक्चर है। गॉट इट? सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियस में पाया जाता है इसलिए न्यूक्लिक एसिड है। इसके 3 टाइप होते हैं। इसका एक टाइप होता है एमआरएनए, जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। इसके पास क्या होता है? इसके पास पूरी मैसेज होती है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, आगे हमें समझ में आएगा। फिर होता है राइबोसोमल आरएनए, ये क्योंकि राइबोसोम में पाया जाता है इसके लिए इसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। और तीसरा होता है तुम्हारा ट्रांसफर आरएनए, ये इसका काम होता है अमीनो राइट अमीनो एसिड को एमआरएनए तक पहुंचाना। एक जनरल छोटा सा एनिमेशन देखते हैं, आगे उसको डिटेल में समझेंगे। अब ध्यान से समझो, ये एनिमेशन उसके बाद दिखाता हूं। ये जीन है, इसके पास इंफॉर्मेशन है इसके बाल का, ठीक है ना। तो ये जीन से इसका ये बाल का कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है। पर ये होता कैसे? जीन के डायरेक्टली इस कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा क्या? तो जवाब है नहीं। जीन इस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोटीन बनाएगा, और ये प्रोटीन बनता है आरएनए की मदद से। इसी प्रोसेस को हम कुछ बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे एनिमेशन की मदद से। पर उसका एक छोटा सा डेमो देखते हैं कैसे होगा। तुम्हारा ये जीन है मान लो, जो तुम्हारे बाल के कलर को कंट्रोल कर रहा है कि हाँ तुम्हारे बाल व्हाइट होंगे, ब्लैक होंगे। उसके ऊपर एक जेनेटिक कोड है जिसके हिसाब से अब उसको प्रोटीन बनाना है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो कैसे बनाएगा प्रोटीन, समझते हैं। अब मान लो ये तुम्हारा सेल है, एक जनरल बता रहा हूं, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये मान लो तुम्हारा एक जनरल सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये तुम्हारा वही जीन है जिसके पास बाल का इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक एमआरएनए बनेगा जिसके पास मैसेज है तुम्हारे बाल का, एमआरएनए बना। अब ये जो एमआरएनए बना है इसके पास पूरी मैसेज है, उस कोड के कारण इस पे मैसेज है। कैसे आती है थोड़ी देर में बात करेंगे। तुम्हारे न्यूक्लियस के बाजू में होता है एक पार्ट जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके ऊपर ऐसे डॉटेड डॉटेड दिख रहा है उसको बोलते हैं राइबोसोम। इस राइबोसोम के अंदर होता है आरआरएनए जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। अच्छा, अब यहां पे सेल के अंदर मान लो तुमने पनीर खा लिया, अंडा खा लिया, सब्जी खा ली, दाल खा ली, उसमें से तुमको कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलता है, कुछ प्रोटीन मिलता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, कुछ फैट मिलता है। तो जो प्रोटीन है वो आगे वो शरीर में जाने का क्या बन जाता है? अमीनो एसिड्स बन जाता है। प्रोटीन जो तुम खा रहे हो वो शरीर में जाके अमीनो एसिड बन जाएगा। ओके, तो तुम्हारे सेल के अंदर क्या होगा? बहुत सारा, ये जो पहले एमआरएनए बना है सबसे पहले, वो आरआरएनए के पास चला जाएगा यहां पे। ओके, अब तुम्हारे शरीर में जो सेल है उस सेल के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे। जो भी तुम प्रोटीन वाली चीजें खाते हो उससे तुम्हें मिलता है अमीनो एसिड। तो सेल के अंदर क्या है? बहुत सारे अमीनो एसिड्स है। देख रहे हो, बहुत सारे अमीनो एसिड है जो खाने पीने से आया है शरीर के अंदर। प्रोटीन ब्रेकडाउन हो गया अमीनो एसिड में। ओके, अच्छा, प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रेकडाउन हुआ है, सेल के अंदर है। ओके, अब आता है टीआरएनए का रोल। टीआरएनए क्या करता है? एक अमीनो एसिड को उठाता है और सही जगह पे पहुंचाता है एमआरएनए पे। कौन सा अमीनो एसिड को कहां रखना है ये टीआरएनए को पता है। कैसे पता है आगे डिस्कस करेंगे। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। समझ आया? तो भाई ये 3 आरएनए थे, तीनों का एक बेसिक काम मैंने बता दिया, मैसेंजर, राइबोसोमल और टीआरएनए। अब देखो, इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमाइन इट हैज डैश, थाइमाइन की जगह पे इसके पास क्या होता है? हमारे आरएनए के अंदर आपको बताना है, एडेनिन होता है, यूरासिल होता है, साइटोसिन होता है या गोनिन होता है। ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, तभी तुम ऑब्जेक्टिव में अच्छे नंबर ला पाओगे। Which of the following is a single stranded? आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, दोनों होता है या कोई भी नहीं होता है? तुमको इसका जवाब कमेंट के अंदर देना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
एक छोटा सा टॉपिक है जिसपे से कई बार ऐसे एक लाइन का सवाल पूछते हैं, एक लाइन का सवाल पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये समझना म्यूटेशन क्या होता है। हमें पता है कि जीन प्रोटीन बनाता है जो आपके कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अब तुम्हारे बाल जो हैं लेट्स से वो इस तरीके से गोल्डन हेयर्स है तुम्हारे, ओके। तो ये गोल्डन क्यों है? क्योंकि तुम्हारा जो जीन है वो कोई प्रोटीन बना रहा है जिसके कारण तुम्हारे बाल गोल्डन है। पर अगर इस जीन में कुछ चेंजेस आ गए, ये तुम्हारा पूरा जीन है, मान लो सम टाइम एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंजेस इट्स पोजीशन दैट कॉजेस अ माइनर चेंज कॉल्ड एज म्यूटेशन। इस जीन के अंदर कोई भी बदलाव हुआ, एग्जांपल के लिए मान लो ये वाला सेगमेंट यहां से हट गया, यहां पे कुछ और आ गया, या फिर ये वाला सेगमेंट हट करके यहां पे चला गया, ये खराब हो गया, टूट गया, कुछ भी हुआ, तो जो प्रोटीन ये बना रहा था जिसके कारण तुम्हारे बाल वैसे थे, अब वो प्रोटीन वहां पे नहीं बनेगा, तो तुम्हारे बाल वैसे रहेंगे नहीं रहेंगे। तो एक सडन चेंज हुआ है किसी भी चीज, किसी भी कारण से हो सकता है। तो एक जो सडन चेंज होता है, कट के हट गया, कुछ और आ गया, कुछ भी हो सकता है, एक चेंज है बेसिकली। म्यूटेशन क्या है? बॉडी लेवल पे जीन के अंदर एक बदलाव। अगर तुमने डेडपूल देखा होगा, अगर स्पाइडरमैन देखा होगा, तो तुम्हें ये चीज समझ में आएगा। स्पाइडरमैन को जब एक मकड़ी काटती है तो उसके बॉडी के अंदर का जेनेटिक स्ट्रक्चर बदल जाता है, उसका म्यूटेशन होता है। डेडपूल के अंदर भी म्यूटेशन होता है जिसके कारण उसका कोई भी बॉडी का पार्ट काट दो वो रीजनरेट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सब तुम्हें शायद पता होगा। तो ये है म्यूटेशन। अब एक छोटी सी बात, हमारे इजी लर्निंग में इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम के बैचेस होते हैं, और क्या गजब पढ़ाते हैं भाई बच्चों को, पर्सनली गाइड करते हैं, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और यूट्यूब से अलग क्या मिलता है वो बताता हूं मैं तुमको, एक बार डिटेल में बताऊंगा। अगर तुम इंटरेस्टेड हो मेरे पढ़ाने से, तुम्हें समझ में आ रहा है और तुम सच में अगर बहुत अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हो, तो आई विल लिटरली आस्क यू कि आप लोग हमारे बैच को ज्वाइन करो। इन सारे बच्चों की तरह एक लिमिटेड स्टूडेंट का बैच बनता है, बता रहा हूं ध्यान से समझना। हमारे बैच में पढ़ने वाले 127 बच्चों ने 90% से ज्यादा स्कोर किया है, 2 बच्चों ने 100% स्कोर किया था, जिसमें गुंजन व्यास जो अभी लेटेस्ट बैच है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं उसका रिजल्ट बता रहा हूं मैं आपको, 100% स्कोर की पूरे महाराष्ट्र की रैंक 1 स्टूडेंट थी। अच्छा, वेंकटेश को 99.4% आया था, पर इसने पेपर रीचेकिंग के लिए भेजा तो इसके भी नंबर बढ़ गए, 100% हो गए। धनश्री के 99 है, इसके 98 है, अनुष्का के, एंड सो ऑन। बहुत सारे बच्चों का बहुत सॉलिड रिजल्ट है। एजुकेशनल काउंसलर से बात कर सकते हो बैच में एडमिशन लेने के लिए। पर बैच में होता क्या है? सबसे पहले क्लास में लिमिटेड बच्चे होते हैं, इंटरैक्टिव क्लास होता है, बात डाउट पूछ सकते हो। अगर तुम YouTube पे पढ़ रहे हो तो क्या तुम टीचर से डाउट पूछ पा रहे हो? नहीं पूछ पा रहे हो। क्या तुम पेपर दे पा रहे हो? नहीं दे पा रहे हो। ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे ये पूरी महाराष्ट्र की बेस्ट टीम है, जिसमें मैं साइंस पढ़ाता हूँ, नीलिमा मैम सोशल स्टडी पढ़ाती है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, फरीन शेख मैम सोशल स्टडी पढ़ाती है सेमी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, और ये मराठी लैंग्वेज भी पढ़ाती है। तो सेमी इंग्लिश मीडियम को इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र हम मराठी में पढ़ाते हैं। इसके अलावा गैलेक्सी परमार मैम आपको मैथ्स पढ़ाएंगी, पार्थ मुमाया सर भी आपको साइंस पढ़ाएंगे। सारे दिग्गज टीचर है भाई। संस्कृत इंटायर कंपोजिट पढ़ाया जाता है, हिंदी इंटायर कंपोजिट पढ़ाया जाता है, मैथ्स आपको योगेश सर भी पढ़ाएंगे, गैलेक्सी मैम भी पढ़ाएंगी, चंद्रशेखर सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे सेमी इंग्लिश मीडियम से हो। तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और रिजल्ट आपने ऑलरेडी देखा है। सारी बहुत गजब टीम है भाई, और मेरा पढ़ाना देख के आपको अंदाजा भी आ रहा होगा। बैच में ऐसा क्या मिलता है जिससे आप एक सुपर लर्नर बन जाते हो? सबसे पहले लाइव क्लास होता है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, तो आपको जहां पे आप अटकते हो तुरंत आप डाउट पूछते हो। अच्छा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है कम से कम 2 बार, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है। उसके बाद आप मोबाइल है, आपके पास टैबलेट है, पीसी है, एंड्रॉइड है, एप्पल है, आप देख सकते हो। हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है कि अगर गलती से तुमने कोई क्लास मिस कर दिया और भविष्य में आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, रिवीजन पर्पज से या किसी भी और पर्पज से। चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। अभी जो मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया था बच्चों को, डाउट क्लियरिंग सेशन का था। लाइव रिवीजन कराते हैं, एग्जाम से पहले साथ नहीं छोड़ते। पर्सनल मेंटरशिप होता है, आपके पास हर एक टीचर का नंबर होता है, आप कॉल करके अपने डाउट को पूछ सकते हो। साथ ही साथ आपके टेस्ट सीरीज होते हैं जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होता है। टॉपिक वाइज आपको 5000 से ज्यादा, 4-5 हजार से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। धीरे धीरे बढ़ता रहता है क्वेश्चन, ठीक है ना? तो अभी इतना है, भविष्य में और ज्यादा होगा। और सब्जेक्टिव पेपर जिसमें हम आपको पेपर चेक करके देते हैं, आप हमको पीडीएफ भेजते हो पेपर लिखने का, हम आपको चेक करके देते हैं। ये सारे फीचर्स हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो मैं सजेस्ट करता हूं कि एक बार एजुकेशनल काउंसलर से कॉल करके बात करो। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वेबसाइट का लिंक है, वहां से जाके डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर प्रश्न है तो एजुकेशनल काउंसलर से बात करके हमारा जो लेटेस्ट बैच है उसमें ज्वाइन कर सकते हो। 10th स्टैंडर्ड की जो बैच होती है उसका नाम आरंभ बैच होता है, ठीक है ना, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए। एक बार एजुकेशनल काउंसलर से बात करो और एडमिशन सीट कंफर्म करो अपना। चलिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेशन एंड वेबसाइट। आगे बढ़े, चलो, थैंक यू सो मच।
अब देखो, हमने बात की कि भैया हमारे बॉडी के किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी कुछ तो प्रोटीन बनाएगी, आरएनए की मदद से बनाएगी। अब ये 3 स्टेप में होता है। कौन से 3 स्टेप है? इस प्रोसेस को सबसे पहले हम प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं, या फिर इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल डॉग्मा। ओके। और ये 3 स्टेप में होता है। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, अब आपको ऑलरेडी ट्रांसक्रिप्शन का एक आइडिया, हम डिटेल में देखेंगे क्या होता है ये। दूसरा होता है ट्रांसलेशन, और तीसरा होता है ट्रांसलोकेशन। इनकी डेफिनेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पूरा प्रोसेस है जो आप याद नहीं भी रखोगे तो ऐसा क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं है, लेकिन इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, एक एक लाइन वाला मैं बताऊंगा आगे। तो समझो, जीन के मदद से, जीन जो है हमारा वो प्रोटीन बनाता है आरएनए के मदद से, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। तो हमारा जीन बोल दो या डीएनए बोल दो, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो तुम यहाँ पे जीन भी बोल सकते हो, डीएनए भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो जीन और डीएनए प्रोड्यूसेस प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ आरएनए, उसको हम लोग सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, फिर से वही वाली बात डिटेल में देखते हैं। ये तुम्हारा पूरा का पूरा सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है तुम्हारा जीन या फिर डीएनए। इसके अंदर ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, लेट्स से तुम्हारे बाल का, तुम्हारे नाखून का, किसी भी चीज का तुम ले लो, इसके अंदर ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक कोड है। इस कोड के हिसाब से ये भाई साहब बनाता है एक एमआरएनए। कैसे बनता है अभी समझेंगे। ये प्रोसेस को बोलता है ट्रांसक्रिप्शन। अब आगे मैं जो भी बोलने वाला हूं वो एग्जाम में नहीं पूछते हैं, बट ये डेफिनेशन पूछते हैं अभी तक के पास्ट पेपर को एनालाइज करते हुए। बाकी समझने वाली बात है कि ये ऐसा हुआ कैसे, इससे ये कैसे बन गया, ये समझने वाली बात है जो मैं आगे समझाऊंगा। पर सवाल नहीं पूछते उससे बोर्ड एग्जाम में। सवाल ये पूछते हैं, ये वाला डेफिनेशन याद रखना है कि एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड, एमआरएनए हमारा बन रहा है एज पर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए। किससे बन रहा है? डीएनए या फिर जीन से बन रहा है। डीएनए या जीन, कुछ भी बोलो इसको। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो जो हमारा एमआरएनए होता है बेटा, एमआरएनए बनता कैसे है? एमआरएनए बनता है भैया डीएनए से बनता है। ओके, हमारे डीएनए या जीन से बनता है। क्लियर है? कैसे होता है समझते हैं। तो मान लो ये तुम्हारा पूरा का पूरा डीएनए है, उसका एक छोटा सा पार्ट है जीन, बाल वाला मान लो, बाल के लिए इतना पोर्शन है। अब सबसे पहले क्या होगा कि 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये जो क्रॉस्ड है एक दूसरे से, ये ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए एक पॉइंट पे, एक पार्ट में। अब उसके बाद क्या होगा? बिकॉज ऑफ, अच्छा ये सेपरेशन हुआ क्यों? सबसे पहले तो ये सेपरेशन एक बार एग्जाम में पूछ लिया था और टेक्स्ट बुक में ये लिखा भी है, बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाते ही नहीं है। तो ये सेपरेशन होता है आरएनए पॉलीमरेज के कारण, जो कि एक एंजाइम है या फिर बायोकैटालिस्ट, किताब में लिखा हुआ है। तो याद रखना कि ये सेपरेशन कैसे होता है? आरएनए पॉलीमरेज के कारण। ये लिख लेना कहीं पे, मतलब थोड़ा सा बाकी बच्चों से आप थोड़े आगे चले जाओगे। एग्जाम में पूछा तो नहीं आज तक, बट अगर पूछ लिया इनकेस तो बता रहा हूं, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है? अब मान लो कि ये जो सेपरेट हुआ है इसके ऊपर कुछ कोड होगा, जेनेटिक कोड तो होगा। तो AGTCAT कुछ तो कोड है इस पे, जनरल, ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके हिसाब से ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड विल बी यूज्ड इन दिस प्रोसेस। एक स्ट्रैंड कोई तो यूज होगा, जो स्ट्रैंड यूज हो रहा है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब मेरे को अपने हाथ का छापा कहीं पे देना है, तो मेरा हाथ हो गया टेम्पलेट। समझ गए कि एस के हिसाब से बनेगा, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड। ऊपर में एक दूसरा हमारा जो होगा, दूसरा एक स्ट्रैंड यहां पे डेवलप होगा। तो जैसे यहां से कुछ डेवलप हो गया, ये जो यहां पे बना है, ये जो बना है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। बिल्कुल इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, ठीक है ना। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द एमआरएनए बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड फॉर द सिंथेसिस। तो यहां पे क्या है उसके हिसाब से यहां पे कुछ आएगा, यहां पे क्या है उसके हिसाब से यहां पे कुछ आएगा। और ये तुम्हारा जो बन गया बाद में ये अलग हो जाएगा। तो ये जो अलग हुआ है ये क्या है तुम्हारा? यही है तुम्हारा एमआरएनए। तो सिंपल स्टेप इस तरीके से होता है। अगर मैं रिकॉल कराऊं, स्ट्रैंड सेपरेट हुआ, नीचे वाले को बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोई भी एक यूज होगा, जो यूज हो रहा है उसके हिसाब से ऊपर कुछ बनेगा। जो बन रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का होगा टेम्पलेट से, वो एमआरएनए। सेपरेशन हुआ आरएनए पॉलीमरेज के कारण। प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए या जीन से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे तुम्हारा एमआरएनए आ गया है, यहां पे होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर राइबोसोम होता है, राइबोसोम के अंदर होता है आरआरएनए। यहां तक तो क्लियर है। अब ये जो तुम्हारा एमआरएनए बना है ये जाएगा यहां पे, ओके, आरएनए के पास, राइबोसोम के अंदर। चलो यहां पे चला गया। अब तुम्हारे बॉडी के अंदर एमआरएनए जो बना है, समझना ध्यान से इस प्रोसेस को, जो जो लिखा है वो बात को समझना था। एमआरएनए फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस
comes to the cytoplasm, वो साइटोप्लाज्म के पास आता है. It brings the coded message from the DNA. वो अपना जो कोडेड मैसेज है वो लेके आया. तो यहाँ पे कुछ कोडिंग है, देख रहे हो, ये 3, फिर यहाँ पे, फिर आगे तो ऑन, ऐसे कुछ कोडिंग होगी. तो ये जो एक है इसको कोडॉन बोलते हैं, ठीक है ना. यहाँ पे देखो, इसको एक को कोडॉन बोलेंगे, कोडॉन बोलेंगे, कोडॉन बोलेंगे, ठीक है ना. इसको हम कोडॉन बोलेंगे. अच्छा, द ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन. समझ लो, तीनों का एक ग्रुप बन गया, उसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन. बोर्ड एग्जाम में सवाल ऐसा पूछता है कि ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड एज, तो तुम लिखोगे ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है ना. एक ट्रिपलेट कोडॉन एक अमीनो एसिड प्रोड्यूस करेगी. तो मान लो ये कोई एक अमीनो एसिड प्रोड्यूस करेगा, ओके, तुम्हारे बॉडी में. ये वाला कोई सेकंड अमीनो एसिड प्रोड्यूस करेगा. ऐसे यहां पे भी एक 3 का ग्रुप होगा, वो कोई एक अमीनो एसिड प्रोड्यूस करेगा. लेट्स से यहां पे कुछ तो है, सी है मान लो एग्जांपल के लिए. तो हम क्या बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स. ये एक कोडॉन या न्यूक्लियोटाइड जब ऐसे 3 होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन, और उससे एक अमीनो एसिड बनता है. क्लियर है एमआरएनए के हिसाब से. अब देखो देखो होगा, यहां पे तुम्हारा एमआरएनए है, लेट्स से हमने फोटो बदल दिया. अब यहां पे तुम्हारे बॉडी के अंदर बहुत सारा क्या होगा, अमीनो एसिड होगा. ये कहां से आया, तुमने कुछ खाया, उसके हिसाब से कुछ तो आया तुम्हारे बॉडी में. अब यहां पे आएगा तुम्हारा टीआरएनए. ये टीआरएनए एक अमीनो एसिड को उठाएगा, रिपीटेटिव लग रहा होगा लेकिन ध्यान से सुनना, और ये उठा के लेके जाएगा और बराबर एमआरएनए के कोडॉन के हिसाब से रखेगा. प्रश्न ये है कि टीआरएनए को कैसे पता कि यहां पे यही वाला अमीनो एसिड रखना है. तो ध्यान से समझना, यहां पे तुम्हारा एमआरएनए है और यहां पे है ये तुम्हारा राइबोसोम. ओके, अब ये जो तुम्हारा राइबोसोम है, एज पर कोडॉन्स ऑन एमआरएनए, एमआरएनए पे AUGC, जो इसके ऊपर कोडॉन्स है, अमीनो एसिड टीआरएनए लेकर के आता है. इस प्रोसेस को बोलता है ट्रांसलेशन. ये वाला अब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसलेशन किसको बोलते हैं. तो ये डेफिनेशन है, एज पर कोडॉन्स ऑन एमआरएनए. एमआरएनए पे जो कोडॉन्स है, अमीनो एसिड्स आर बॉट बाय टीआरएनए. टीआरएनए कोई अमीनो एसिड उठा के लाके यहाँ पे रख रहा है, इसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं. ये डेफिनेशन याद रखना, ठीक है ना. तो ये टीआरएनए आया और यहाँ पे कुछ तो लग के जाएगा, पर टीआरएनए को कैसे पता, तो टीआरएनए के ऊपर होता है एंटी कोडॉन. जैसे एमआरएनए पे कोडॉन है, टीआरएनए पे हमारा है एंटी कोडॉन. तो उसको बराबर पता है कि कहां पे क्या रखने का है. ओके, अब मान लो एक रख के गया, फिर दूसरा कुछ और लाके रख के गया. ओके, अब जब ये रख के जाए, रख देगा, तो ये वाला हट जाएगा, ये वाला चला जाएगा, और ये 2 अमीनो एसिड को जोड़ने का काम है पेप्टाइड बॉन्ड से. तो यहाँ पे जो 2 अमीनो एसिड आ गए, कोई एक और टीआरएनए रख के गया, ये दोनों के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है. ये बात याद रखना. तो अमीनो एसिड बॉन्ड बाय टीआरएनए इज बाउंडेड टुगेदर बाय आरआरएनए. और ये कौन करता है, ये जो मेरा आरआरएनए है, उसका काम है ये इन दोनों को जोड़ना. कैसे जोड़ता है, विद द हेल्प ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड. ये भी सवाल पूछा जा सकता है. ऐसे ही मान लो एक और पेप्टाइड बॉन्ड से एक और अमीनो एसिड जुड़ गया, और ये तुम्हारा जो, अब जब ये जुड़ते चला जाएगा, तो जो तुम्हारा ये राइबोसोम है, यहां पे देखो, ये थोड़ा सा आगे जाएगा. कितना आगे जाएगा, एक बार में एक ट्रिपलेट कोडॉन आगे जा रहा है. देखना, 1 2 3, एक बार में एक ट्रिपलेट कोडॉन आगे बढ़ रहा है. पेप्टाइड बॉन्ड से इसको जोड़ा, फिर आगे बढ़ेगा. ओके, तो ध्यान से देखो, द राइबोसोम कीप्स मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए. एक एमआरएनए के एंड से अगले एमआरएनए के एंड तक जाएगा बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन. कितना, एक बार में 1 ट्रिपलेट कोडॉन जाएगा, और इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. ऐसे ही एक लंबा सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड बनेगा, और ये लॉन्ग चेन ऑफ जो अमीनो एसिड है, इसी को हम बोलते हैं प्रोटीन. तो अब तुम्हारे बॉडी के अंदर ये प्रोटीन फाइनली रेडी हो चुका है. समझ में आया, और तुम्हारी बॉडी उसके हिसाब से जो भी करना होगा वो करेगी. यहां पे कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है. सवाल देखो क्या है, डैश रेफर्स टू एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड, 2 बार आ गया, इज प्रोड्यूस्ड एज पर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए. ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन या नन. क्या है इसका सही जवाब, नीचे कमेंट में बताना. अगला सवाल है, ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉल्ड एज ट्रिपल कोडॉन. कंफ्यूजन हो सकता है तुम्हें, ट्रिपलेट कोडॉन, 3 कोडॉन या ऑल ऑफ दिस. सोच समझ के आंसर देना. अगला वाला देखो, mRNA हैज डैश कोडॉन्स, एंटीकोडॉन्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड. mRNA के पास क्या होता है, बहुत अहम सवाल. अगला, tRNA हैज डैश कोडॉन्स, एंटीकोडॉन्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड. तो मैं तुमको जो भी पढ़ाया उसको एक बार रिकॉल करने के पर्पस से बोल रहा हूं. तुम्हें नीचे कमेंट में इसका जवाब देना है, बहुत अनिवार्य. तभी पता चलेगा कि तुम मैं बाहर से आवाज आई ठक ठक ठक, तुम्हें भी शायद आ रही होगी, इसलिए रुक करके देखा. तभी पता चलेगा कि तुम सही से पढ़ रहे हो. चलिए, यहां पे जो हम पढ़ाई कर रहे थे उसमें से इंट्रोडक्शन खत्म हो गया,
हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस खत्म हो गया, ये 9th का था। ये 10th का पहला टॉपिक था, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन खत्म हो गया। अब इवोल्यूशन समझाऊंगा मैं आपको क्या होता है, फिर एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से केवल डेफिनेशन जो मैं लास्ट में यहां पे समझाऊंगा आपको, वो डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, ये जो 1 2 3 पेजेस में डेफिनेशन बताऊंगा। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में अलग अलग चीजें पूछी जाती है, मैं आपको बताते चलूंगा क्या क्या पूछा, डार्विन्स थ्योरी वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा इवोल्यूशन वाले पार्ट को अच्छे से समझते हैं। अब 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, मैं कहानी की तरह समझाता हूं तुमको, ठीक है ना। लाइफ हैड बीन नॉन एग्जिस्टेंट ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर लाइफ नहीं थी, मान के चलो। चारों तरफ क्या था, पानी पानी पानी, आज ब्लू है, पानी 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 पानी। ओनली सम सिंपल एलिमेंट्स वर प्रेजेंट इन द ओशन, ओशन के अंदर, सागर के अंदर कुछ सिंपल सिंपल क्या थे, एलिमेंट्स थे। तो मान लो ये छोटे छोटे कुछ सिंपल एलिमेंट्स है जो प्रेजेंट है। द सिंपल एलिमेंट केम टुगेदर, ये सारे सिंपल एलिमेंट एक दूसरे के पास आए एंड उनसे कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फिर से एक दूसरे के पास आए, समझ में आया। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना होगा उनसे। इसके बाद क्या हुआ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो फिर से आपस में रिएक्ट करने लगे। जब ये आपस में रिएक्ट करने लगे तो इनके रिएक्शन के कारण कुछ और नया बना होगा, समझ रहे हो। इनके रिएक्शन से बना होगा, शायद प्रोटीन बना होगा या न्यूक्लिक एसिड बना होगा। हम एक अजम्पशन कर रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना। एंड उससे कोई एक नया कंपाउंड बना होगा, प्रोटीन बन गया, अमीनो एसिड बन गया, न्यूक्लिक एसिड्स बन गए, अलग अलग चीजें बने। अच्छा, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड जब साथ में आए होंगे, उससे फिर क्या हुआ होगा, कुछ और बना होगा। पहला सबसे प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, प्राचीन, बड़ा सिंपल सा कोई सेल बना होगा जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते थे, ठीक है ना। अच्छा, ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये आसपास से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया इन्होंने। दे स्टार्टेड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स अराउंड देम, इनके आस पास जो भी न्यूट्रिएंट्स था उनको इन्होंने एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया। और उसके बाद ये खुद के नंबर को बढ़ाते चले गए, खुद को बढ़ाते चले गए। ये इन्होंने अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, अपने नंबर्स को ये बढ़ाते चले गए। अच्छा, ये बढ़ते 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 क्या हुआ होगा, इनके अंदर नए नए कैरेक्टर्स डेवलप होने शुरू हो गए होंगे। कुछ ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई होगी, जबकि कुछ खत्म हो गए होंगे जो बदलते हुए सिचुएशन के हिसाब से खुद को संभाल नहीं पाए। अच्छा, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, किसके अंदर, डार्विन्स थ्योरी के अंदर। जो हम डार्विन्स की थ्योरी पढ़ेंगे वो पूरा यही है, बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ होगा, बहुत सिंपल जो हमारे सेल्स थे वो थोड़े और डेवलप होंगे, प्रोकैरियोट्स बने होंगे। थोड़ा और समय बाद क्या हुआ होगा, यूकैरियोट्स बना होगा। थोड़ा और समय के बाद ये सेल्स और डेवलप हुए होंगे, शायद मछली बनी होगी, फिर शायद बड़ी मछली बनी होगी, फिर शायद रेप्टाइल्स बने होंगे, सांप बना होगा, बंदर बना होगा और फिर पक्षी बने होंगे। धीरे 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 चीजें इवॉल्व होते चली गई, इवॉल्व होते चली गई। और आज के डेट में बहुत सारे प्रकार के प्लांट्स, बहुत सारे प्रकार के एनिमल्स हमको देखने को मिलते हैं। समझना ध्यान से, चेंजेस ऑकर्ड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनके अंदर चेंजेस होते चले गए और उनसे क्या हुआ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनने लगे। यही जो है इससे डाइवर्सिटी आई। आज इंसान में ही अगर हम देखेंगे तो बहुत डाइवर्सिटी है। एक बंदर की देखेंगे तो बहुत प्रकार के बंदर है, कुत्ता देखेंगे तो बहुत प्रकार के कुत्ते, पेड़ देखेंगे तो बहुत प्रकार के पेड़ है। तो ये जो धीरे 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 जो डेवलपमेंट हुआ, इसमें धीरे धीरे कितना समय लग गया, लगभग 300 करोड़ साल लग गया। इट टुक अराउंड 300 करोड़ ईयर। और ये डेफिनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने जितना समझाया उसमें से ये डेफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेजुअल, लगातार होने वाला बदलाव किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 300 करोड़ साल तक चला लगभग, इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। तो तुमसे पूछा जाएगा कि डिफाइन इवोल्यूशन, तो तुम लिखोगे ग्रेजुअल चेंज, मतलब लगातार होने वाला बदलाव, धीरे धीरे, occurring in the living organisms over a long duration is called as evolution। और आज जो हम देख रहे हैं वो इसी इवोल्यूशन का एक नतीजा है। समझते हैं ध्यान से। डैश बिलियन ईयर्स एगो लाइफ हैज बीन एग्जिस्टेंट ऑन द अर्थ। इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट में लिखोगे, बहुत अनिवार्य है। और अगर आप हमसे लाइव पढ़ना चाहते हो तो हमारे बैचेस को ज्वाइन करो भाई, दिल से पढ़ाते हैं, मजा आता है। बेस्ट ऑनलाइन क्लास ऑफ महाराष्ट्र है हमारा। टॉप टीचर्स, टॉप फैकल्टीज, टॉप फैसिलिटीज और टॉप के रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है, चेंजेस ऑकर्ड इन डैश ऑर्गेनिज्म फ्रॉम व्हिच लार्जर एंड मोर डैश ऑर्गेनिज्म वेर फॉर्म्ड। ए बी सी डी में से क्या जवाब है, नीचे कमेंट में आपको बता देना है। ऑब्वियसली बैचेस तुम ज्वाइन कर सकते हो, इसके फीचर्स मैंने तुम्हें बताया ही है। और कोई भी प्रश्न है तो एक बार एजुकेशनल काउंसलर से बात जरूर करो। अब ध्यान से सुनो,
हमारा जो अगला टॉपिक है, तुम्हें इवोल्यूशन समझ में आ गया कि इवोल्यूशन क्या होता है? डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना है, सिंपल। अब ये बात हुआ है, ये मैं क्यों मान लूं कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना है? मैं क्यों मानूं कि भैया सिंपल से ही कॉम्प्लेक्स बना होगा? तो उस बात का ही सबूत है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। इस एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में आप कुल मिला के मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस, वेस्टिजियल ऑर्गन, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, कनेक्टिंग लिंक एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ते हो। इंपॉर्टेंट तो भैया सारे ही हैं। ओके, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि ये एग्जाम में आएगा, ये एग्जाम में नहीं आएगा। बट वेस्टिजियल ऑर्गन से बहुत बार बोर्ड ने सवाल किया है, कनेक्टिंग लिंक से भी पूछा है, ठीक है ना, और एम्ब्रियोलॉजिकल से भी पूछा है। बाकी इन तीनों से उतना नहीं पूछा है, ठीक है ना। बाकी इनसे ज्यादा पूछा है सवाल, इनसे कंपैरेटिवली बहुत कम सवाल है। लास्ट में मैं आपको इस चैप्टर के एंड में मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो आज तक पूछा गया है इस चैप्टर से, 5-6 साल का, तो आपको एक आइडिया भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम ये सारे के सारी चीजों को अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट हमारा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। भैया मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, बाहर से दिखने वाला। एग्जांपल ले ले, देखो ध्यान से, ये बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, इन दोनों को देखो, इनके अंदर अभी तो तुमको कोई सिमिलैरिटी नहीं दिखेगा, तुम बोलोगे कुत्ता कुत्ता है, बिल्ली बिल्ली है, बात तुम्हारी गलत भी नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमको कहूंगा कि इसके नोस्ट्रिल को देखो, अब तुमको थोड़ी सी सिमिलैरिटी दिखेगी। मैं कहूंगा कि भैया इनके आईज के पैटर्न को देखो, कैसा तिरछा है, नाक के ऊपर इस तरीके से है, तुमको वो सिमिलैरिटी दिखेगा। मैं कहूंगा इनके कान के पैटर्न को देखो, खड़ा हो जाता है किसी के आने जाने से, तो इसके ऊपर कुछ पैटर्न है, बॉडी के ऊपर हेयर है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में अगर मैं कुछ देखूं तो मुझे सिमिलैरिटी दिख रहा है एनिमल्स के अंदर। एक काम करते हैं, पेड़ को देखते हैं। तो मैं गया एक फ्रूट शॉप के ऊपर, ये तो हमारे जानवर के अंदर हो गए, तो मैं कह देता हूं पहले कि बहुत सारी सिमिलैरिटी दिख रही है मुझे स्ट्रक्चर ऑफ माउथ पे, पोजीशन ऑफ आईज पे, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रिल पे, ईयर पिना कान के ऊपर, बॉडी पे हेयर्स के ऊपर। किसके अंदर? इन एनिमल्स के अंदर एक्सटर्नली कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। मैं आया एक फ्रूट के दुकान पे, वहां पे बहुत सारे पेड़ थे, मतलब बहुत सारे पेड़ के फल थे। तो मैंने देखा चीकू, मैंने देखा मैंगो, मैंने उनका पत्ता भी देखा। तो जब मैंने उनका पत्ता देखा तो लीफ का जो शेप था वो मुझे मोरलेस थोड़ा सिमिलर सा लगा। मेरे लिए थोड़ा ऐसे दूर से देखा तो मुझे समझ नहीं आया कौन सा आम है, कौन सा चिक्कू का पत्ता है। तुम भी कंफ्यूज होते होगे कभी कभी। फिर मैंने देखा कि लीफ वेनेशन, लीफ पे जो वेन्स है इस तरीके से, वो इस पे भी सेम है, उस पे भी सेम है। फिर मैंने बोला भैया लीफ का पेटियोल, लीफ जो जिस तरीके से जुड़ा हुआ है उसमें भी एक पैटर्न में सिमिलैरिटी दिखा। तो मैं कह सकता हूं कि जो ओरिजिन होगा वो कॉमन होगा। मतलब चाहे वो आम हो, चाहे वो चीकू हो, इनके जो पूर्वज हैं वो शायद एक ही थे, धीरे धीरे ये डिवाइड हुए। अब तुम हो, या तुम्हारे पापा हो, या तुम्हारे चाचा हो, आए तो किसी एक से ही थे, किसी कॉमन एंसेस्टर से ही सब आए हैं ना, बाद में बदल गए। उसी तरीके से ये बाद में बदले होंगे, ऐसा मैं कहता हूं। तो चाहे जानवर हो, चाहे प्लांट्स हो, हम कहते हैं कि भैया इन सारी बातों से मुझे समझ में आ रहा है कि इनकी जो ओरिजिन होगी, ठीक है ना, इस ओरिजिन का कुछ तो सेम है और कोई तो कॉमन एंसेस्टर होगा, तभी ये सिमिलैरिटी है। वरना ये सिमिलैरिटी कैसे होती? कोई तो कॉमन एंसेस्टर है, कुछ तो सेम है ना, कहीं तो कुछ दिख रहा है, तो कैसे दिख रहा है, क्यों होगा ये? यही चीज हमें यहां पे समझ में आता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस से। बच्चों को बहुत अक्सर सवाल होता है कि भैया मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में क्या है, कुछ घुसा नहीं दिमाग में। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, बाहर से कैसा दिखता है, यही सब तुमको लिखना है। एक बार पढ़ लेना आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following similarity are seen in the animal structure of mouth, position of eyes, structure of nostril, all of the above? क्या है जवाब? कमेंट में लिख दो बालक। अगला है which of the following, हो गया ये वाला। प्लांट्स में कौन सी सिमिलैरिटी दिखती है? आपको नीचे कमेंट में लिखना है, लीफ शेप, लीफ वेनेशन, लीफ पेटियोल, या फिर ऑल। तो यहां पे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस वाला पार्ट होता है खत्म। अब हम चलते हैं हमारे अगले एविडेंस के ऊपर, एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस में क्या है समझते हैं। एनाटॉमिकल एविडेंस में तुम स्टडी करते हो ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। उदाहरण के लिए समझते हैं, अब ये हाथ देखो, अगर मैं इस हाथ का एक्सरे निकालूं तो कुछ ऐसा आएगा। हड्डियों पे ध्यान से देखना कि हड्डियां किस तरीके से जुड़ी हुई हैं। कुछ हड्डियां लंबी है, कुछ हड्डियां छोटी है, और छोटी छोटी हड्डियों से बना हुआ है। अब ये इंसान का हाथ है, क्या काम आता है तुम्हें पता है? अब यहां पे देखो, जैसे ये एक बिल्ली का पैर है,
या कुत्ते का पैर है, अगर मैं इसका भी एक्सरे लूं तो भी मुझे ऐसी ही कुछ सिमिलैरिटी दिखती है। या फिर मान लो ये एक वेल का फ्लिपर है जिससे वो टर्न लेने में मदद करता है उसका, ठीक है ना। या फिर एक चमगादड़ का ये पैटेजियम है, पैटेजियम मतलब उसका जो पंख है, उसका मैं एक्सरे निकालू तो इन सब में मुझे क्या देखने को मिलता है, इन सब में मुझे कुछ सिमिलैरिटी दिखती है। चाहे मैं इंसान का हाथ ले लूं, चाहे मैं एक बिल्ली का ले लूं, चाहे मैं एक वेल का फ्लिपर ले लूं या बैट का पैटेजियम ले लूं, मुझे ये बोन के इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ तो सिमिलैरिटी नजर आती है। और यही जो सिमिलैरिटी है, इससे मैं कहता हूं कि भाई जो सिमिलैरिटी है इन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स और उनके जॉइंट्स में, ऑर्गन्स के, ठीक है ना, इन पर्टिकुलर एनिमल्स के, वो क्या दर्शाती है कि इनका जो ओरिजिन होगा वो सेम होगा और इन सब के एक कॉमन एंसेस्टर होंगे। दैट्स इट। इतना ही है एनाटॉमिकल एविडेंस कि जो हमने एग्जांपल्स लिए हैं या फिर किसी और का एग्जांपल ले लो, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर, बोन्स और जॉइंट्स के पैटर्न को अगर हम देखें तो हमें एक सिमिलैरिटी दिख रही है और इस सिमिलैरिटी से हम ये साबित करते हैं कि ये जहां से आए होंगे, इनका जो ओरिजिन है वो और इनका जो एंसेस्टर है वो सेम होगा शायद। ऐसा हम प्रूफ के साथ इस किताब में बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनाटॉमिकल एविडेंसेस रेफर्स टू डैश स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, बोथ या नन, नीचे कमेंट में बता देना। एनाटॉमिकल एविडेंस स्टेट्स दैट देयर इज सिमिलैरिटी इन व्हाट, इसका भी जवाब नीचे कमेंट में देना। अगला जो तुम्हारा एविडेंस है वो है तुम्हारा वेस्टिजियल ऑर्गन। अब मैं इसके बारे में, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि जितने भी टेक्स्ट बुक में फोटोज हैं, ठीक है ना, उन सारे फोटोज की बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना अगर तुम यहां से देख के पढ़ रहे हो तो, ठीक है ना। तो स्टडी ऑफ डीजनरेटेड, जो डीजनरेट हो गया है या फिर कोई अंडर डेवलप्ड ऑर्गन, हम समझते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन से, ठीक है ना। क्या होता है वेस्टिजियल ऑर्गन समझते हैं। जैसे ये बंदर है मान लो, तो ये बंदर का जो पूंछ है, इस पूंछ का ये क्यों इस्तेमाल करता है, अपने बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे बंदर से एप, एप से फिर इंसान हम बनते चले गए, ठीक है ना, तो इंसानों का वो पूंछ धीरे धीरे खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इंसानों को बैलेंस करने के लिए पूंछ की जरूरत नहीं थी। समझ में आ रहा है? अब यहां पे देखो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है सम स्ट्रक्चर, कुछ हमारे बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर हमारा कोई ऐसा ऑर्गन हो सकता है जो अलग अलग सिचुएशन में यूजलेस हो जाए, किसी और के लिए वो यूजफुल है। दिस एग्जिस्टिंग ऑर्गन अंडरगो ग्रेजुअल चेंज, अगर तुम्हारे लिए वो यूजलेस है तो उसके अंदर कुछ कुछ बदलाव होता है एंड दे बिगिन टू डीजनरेट, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं ऐसे सिचुएशन में, और इसको हजारों साल तक लग सकता है कि वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाए, खत्म हो जाए तुम्हारे बॉडी से। जैसे पूंछ खत्म हो गया। अब एग्जांपल इसका है कि हमारे बॉडी के अंदर जो अपेंडिक्स होता है वो यूजलेस है, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। लेकिन वही अपेंडिक्स बहुत ज्यादा यूजफुल है रुमिनेंट्स के अंदर। रुमिनेंट्स क्या करते हैं, कच्चा खाना खाते हैं, तो इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हमारे लिए वो यूजलेस है। ओके, तो अपेंडिक्स इज यूजलेस टू ह्यूमन बट इट इज फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रुमिनेंट्स, जो ऐसे चढ़ते हैं, घास खाते हैं, बाद में पचाते हैं अपने खाने को, चबाते हैं, उनके लिए। अच्छा, दूसरा एग्जांपल ले लो, ईयर पिना। इससे हम साउंड तो कलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा ये नहीं रहेगा तो क्या तुम सुनोगे नहीं, तुम सुनोगे। लेकिन यही चीज जो कुत्ते बिल्ली होते हैं उनका क्या सिस्टम होता है कि उनको अगर तुम देखोगे तो कोई भी आवाज सुनेंगे इनका कान खड़े हो जाते हैं, राइट। तो हम कहेंगे कि मसल्स ऑफ ईयर पिना विच इज यूजलेस टू ह्यूमंस, ह्यूमंस के लिए यूजलेस है लेकिन बहुत यूजफुल है एनिमल्स के लिए। समझ आ रहा है? एग्जाम्पल के लिए लेते हैं टेल बोन, जिसको हम कॉकिक्स भी बोलते हैं, ये ह्यूमंस के लिए यूजलेस है। बॉडी हेयर, ये ह्यूमंस के लिए यूजलेस है। विजडम टीथ, ठीक है ना, ये जो विजडम टूथ है तुम्हारा, ये भी ह्यूमंस के लिए यूजलेस है। तो ऐसे सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। तो डीजनरेटेड या फिर अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स इन एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो डेफिनेशन भी याद रखना है और एग्जांपल्स भी हमें याद रखना है। सवाल देखो क्या है कि which of the following is not an vestigial organ, tailbone, wisdom teeth, body hair, duodenum, कौन सा नहीं है। अगला सवाल है अपेंडिक्स इज यूजफुल इन डैश, ह्यूमन, मंकीज, रुमिनेंट्स, नन। क्या है इसका जवाब, कमेंट में देना है। अब समझो एक बात को, अगला जो तुम्हारा एविडेंस है उसका नाम है पैलेंथोलॉजिकल एविडेंस। ओके, क्या होता है ये पैलेंथोलॉजिकल एविडेंस वो समझेंगे, और एक मेथड दिया है कार्बन डेटिंग, उसको भी हम अभी डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले देखो,
लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट ब्यूरिड ड्यू टू डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनिक इरप्शन। तो अलग अलग चीजें होती हैं हमारी दुनिया में जिसके कारण बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जमीन के अंदर गड़ जाते हैं, धंस जाते हैं, ठीक है ना। और बाद में हमें उनका क्या मिलता है, फोसिल मिलता है, या फिर उनका इंप्रेशन मिलता है, या फिर उनका रेमिनेंट्स मिलता है, मतलब उनके बॉडी का कुछ पार्ट मिल गया, उनका किसी पत्थर पे छापा मिल गया, ठीक है ना। तो वो सब हमें कहां मिलता है, प्रिजर्व मिलता है ग्राउंड के अंदर। अब अगर मुझे किसी ऑर्गेनिज्म का पार्ट मिल गया तो मैं पता कर सकता हूं कि ऑर्गेनिज्म कितने साल पहले मरा था। समझ में आ रहा है? तो यहां पे समझना कि फोसिल्स मिल जाता है, हम एग्जांपल दे तो मान लो ये हमारा डायनासोर का हड्डी है और ये हमसे एक सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज द एज, क्या है इसका एज, कैसे पता करोगे? तो इसके लिए तुम कार्बन डेटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हो। कार्बन डेटिंग क्या समझो, मान लो कि एक बड़ा सुंदर सा जंगल है, जंगल में एक पेड़ है और नीचे छोटे छोटे घास है और हमारे पास एक गैया है, वो गैया इसको खाएगी। लेकिन ये जो पत्ते हैं, ये जो घास है, ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस करती है, धूप से अपना खाना बनाती है, लेकिन आसपास का कार्बन डाइऑक्साइड भी लेती है ना कार्बन डाइऑक्साइड अपना खाना बनाने के लिए। तो एनवायरमेंट के अंदर हमारे पास है कार्बन 12। जैसे हमारे पास एनवायरमेंट में कार्बन 12 है, उसी तरीके से कार्बन का एक और एलेट्रॉप है, मान लो एक और कार्बन है, कार्बन 14। तो एनवायरमेंट में कार्बन 12 भी है, कार्बन 14 भी है, और हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन भी है। अब ये जो कार्बन 14 है वो रेडियो एक्टिव इन नेचर है, बस इतना सा याद रखो। एनवायरमेंट में दो कार्बन है, कार्बन 12, एक कार्बन 14। एक है रेडियो एक्टिव जो रेडिएट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। ओके, चलिए अब आसपास हमारे ऑक्सीजन भी है, ये दोनों है तो कार्बन, चाहे 14 हो, चाहे 12 हो, चाहे रेडियो एक्टिव हो या ना हो, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, ये बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारा पेड़ पौधा, ये घास फास, ये क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है, इससे अपना खाना फोटोसिंथेसिस वगैरह करते हैं, अपना खाना पीना बनाते हैं। तो अब कुल मिला के ये जो सुंदर वन है हमारा, इस वन के अंदर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड गया है, और उन कार्बन डाइऑक्साइड में किसी में कार्बन 12 था, किसी में कार्बन 14 था। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव इन नेचर था। हमारी गैया आई, मैं गैया ने खाना शुरू किया घास। ऐसे एक ये गैया, दूसरी गैया भी हो सकती है। तो गैया खाती है घास। गैया जब घास खाती है तो घास ने खाना बनाने के लिए कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों का इस्तेमाल किया था। तो इस गैया के अंदर, या फिर ये जो भी पशु है, इस पशु के अंदर कार्बन 12 भी जाएगा और कार्बन 14 भी जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि जो भी ये पशु, ये जो जानवर है, वो नेचुरली या किसी और कारण से इसकी हो जाएगी डेथ। समझ रहे हो? तो जब तक ये हमारा जो पशु है वो जिंदा है, जब तक ये जिंदा है, तो रेशो रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि ये घास खाए जा रहा है, जिंदा है, खाए जा रहा है, तो इसके बॉडी के अंदर जितना कार्बन 12 जा रहा है उतना ही कार्बन 14 जा रहा है। तो रेशो में सिमिलैरिटी है, ठीक है ना। जब तक ये जिंदा है, जितना कार्बन 12 उतना ही कार्बन 14 इसके बॉडी में पाया जाएगा। अच्छा, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब जानवर मर जाता है। जब ये जानवर मर जाएगा तो ये जो कार्बन 12 और कार्बन 14 का रेशो है वो धीरे धीरे बदलेगा, ठीक है ना। क्यों बदलेगा? टाइम पासेस सिंस द डेथ ऑफ द एनिमल्स can be calculated by the means of measuring the radioactivity of carbon 14 and the ratio of carbon 14 to carbon 12 present in their body। ठीक है, this is called as carbon dating method। क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग? हम कहना चाह रहे हैं कि जब ये जानवर मर जाएगा तो इसने घास खाना बंद कर दिया, तो जो कार्बन 12 और कार्बन 14 का जो रेशियो है वो चेंज होगा, क्योंकि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव था। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस के कारण हम पता कर सकते हैं कि हमारे इस जानवर का कितने पहले मृत्यु हुआ था। क्लियर है? अब एक जनरल सी बात, जो पहले मरेगा वो जमीन में ज्यादा अंदर चला जाएगा और जो बाद में मरेगा वो थोड़ा ऊपर रहेगा। सिंपल है। तो हम कहते हैं यहां पे कि इट सीम्स द वर्टिब्रेट्स हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मतलब जिनका रीढ़ का हड्डी है, और इनवर्टिब्रेट्स जिनका नहीं था। तो जब हम जमीन को खोदते हैं स्टडी करने के लिए, तो हमको दिखता है कि जो सिंपल वाले ऑर्गेनिजम्स है वो बड़े नीचे थे और ऊपर ऊपर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आए। तो जो पहले मर गए, खत्म हो गए, वो सिंपल थे, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स है। तो इससे भी हमें क्या समझ में आता है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना होगा। ये भी इस बात का एक प्रूफ है। और जब हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं पैलेंथोलॉजिकल एविडेंस। क्या बोलते हैं इन सारी एविडेंस को? हम पैलेंथोलॉजिकल एविडेंस। क्लियर है? इट सीम्स दैट द वर्टिब्रेट्स हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम डैश इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल्स, नन। क्या है इसका जवाब? अगला हम पढ़ेंगे अबाउट, कहां गया, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, कनेक्टिंग लिंक। अगला जो हमारा है वो कनेक्टिंग लिंक, ठीक है ना। तो मैं सारी चीजें तुम्हें बता ही रहा हूं। मैंने तुम्हें ये बताया, मॉर्फोलॉजिकल बताया, एनाटॉमिकल बताया, वेस्टिजियल बताया, पैलेंथोलॉजिकल बताया, कनेक्टिंग लिंक और एम्ब्रियोलॉजिकल अभी है, ठीक है ना। चलो
ध्यान दो। अब बात करते हैं कनेक्टिंग लिंक के बारे में। कनेक्टिंग लिंक क्या है? अब हम कह रहे हैं कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है ना। तो हम इस बात का प्रूफ दे रहे हैं कि एक किसी और कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म और ये दूसरे कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म, इन दोनों के बीच में कुछ तो कनेक्शन है। दैट इज कनेक्टिंग लिंक। मतलब इससे शायद भविष्य में ये बना होगा, इनके बीच में भी कुछ है जिसके पास दोनों की प्रॉपर्टीज है, एक लिंक है बीच में। ये इसके बीच में कुछ है जिसके पास दोनों की प्रॉपर्टी है, तो इससे ये और फिर ये बना होगा, हम ऐसा कहना चाहते हैं। देखो समझना, एग्जांपल्स कनेक्टिंग लिंक के बस हमें याद रखने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कनेक्टिंग लिंक में क्या होता है कि सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर व्हिच दे कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप, हेंस दे आर कॉल्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक। मतलब एग्जांपल के लिए, जैसे ये है तुम्हारा पेरीपैटस, ये है तुम्हारा डक बिल्ड, सॉरी ये है पेरीपैटस, ये है डक, ये है तुम्हारा प्लेटिपस, ये है पेरीपैटस, ये है प्लेटिपस, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। अच्छा, और ये है तुम्हारा लंगफिश। अब यहां पे क्या है कि इन तीनों का हम थोड़ा सा कैरेक्टर देखते हैं, समझो पहले वाले का लेते हैं। अब यहां पे ये अर्थवर्म है, तो बोलोगे भैया पेरीपैटस, प्लेटिपस, लंगफिश, अब ये अर्थवर्म दिखा रहे हो। जब तुम एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे साइंस 2 में ही, ठीक है ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये जो तुम्हारा अर्थवर्म है, ये अर्थवर्म बिलोंग करता है एनेलिडा से, एक ग्रुप का नाम है एनेलिडा, ओके, उससे ये अर्थवर्म बिलोंग करता है। अच्छा, ये जो कॉकरोच है ये बिलोंग करता है भैया अर्थ्रोपोडा से, ओके, ये इस ग्रुप से बिलोंग करता है, दोनों के अलग अलग ग्रुप है। और एक एनेलिडा और अर्थ्रोपोडा में कुछ सिमिलरिटी तो नहीं है, लेकिन ये जो तुम्हारा पेरीपैटस है, ठीक है ना, इसके अंदर ये अर्थवर्म एनेलिडा वाले भी कैरेक्टर्स है और ये कॉकरोच अर्थ्रोपोडा वाले भी कैरेक्टर्स है। कौन से कैरेक्टर है देखते हैं ध्यान से। तो इसके पास होता है सेगमेंटेड बॉडी एंड थीन क्यूटिकल, समझ रहे हो, साथ ही साथ पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स। तो कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स दिखते हैं। अब यहां पे देखो, ये जो अर्थवर्म है इसकी सेगमेंटेड बॉडी, ऐसे बॉडी सेगमेंट्स में दिख रहा है तुम्हें, तो सेगमेंटेड बॉडी, एक पतली सी लेयर होती है, इनके ऐसा हल्का लग जाता है तो टूट जाता है, ठीक है, और छोटे छोटे यहाँ पे पैर जैसे ऑर्गन्स होते हैं, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स होते हैं। सेम सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर भी दिखते हैं। अच्छा, अगर मैं इससे कंपेयर करूं, कॉकरोच से करूं, तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन, मतलब ट्रैकिया से रेस्पिरेशन कर रहा है, और ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, मतलब पूरी बॉडी में खून है, ऐसा ब्लड वेसल्स नहीं है, आर्टरीज कैपिलरीज जैसा नहीं है जो कॉकरोच की प्रॉपर्टी है, वो इसके अंदर दिखता है। मतलब इसके अंदर अर्थ्रोपोडा वाली भी प्रॉपर्टी है जो कॉकरोच की है, और एनेलिडा वाली प्रॉपर्टी भी है जो अर्थवर्म की है। तो मैं कह सकता हूं कि ये अर्थवर्म से बना होगा शायद पेरीपैटस, और फर्दर और इवोल्यूशन के बाद बना होगा शायद कॉकरोच। तो मैं कहता हूं कि पेरीपैटस एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनेलिडा एंड अर्थ्रोपोडा। सारी दुनियादारी अगर नहीं समझी तो ये याद रखना कि पेरीपैटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड अर्थ्रोपोडा, ये बात हमें याद रखना है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये देखो, ये है सांप, सांप देता है अंडे, इसको हम बोलते हैं रेप्टाइल्स। और ये है गाय, गाय अपने बच्चे को पिलाती है दूध मेमरी ग्लैंड से, इसको हम बोलते हैं मैमल्स। मेमरी ग्लैंड मतलब दूध पिलाने वाला, ह्यूमंस के अंदर भी होती है, ह्यूमन भी ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं और गाय भैंस भी करती है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं रेप्टाइल से शायद मैमल बना होगा। कैसे? रेप्टाइल्स अंडे देती है, ये अपने बच्चे को दूध पिलाती है। अब ये जो प्लेटिपस है इसके पास सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये अंडे भी देती है और अपने बच्चे को दूध भी पिला सकते हैं, डक बिल्ड प्लेटिपस बोलते हैं इसको। तो ये जो डक बिल्ड प्लेटिपस है ये अंडे देती है रेप्टाइल्स की तरह जो सांप है, और इसके पास मेमरी ग्लैंड और शरीर पे बाल होता है जो कि एक मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो डक बिल्ड प्लेटिपस है वो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन दिस टू। समझ आ गया, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। चलिए ये भी याद रखना है हमें। अगला है लंग फिश। अब ये जो लंग फिश है ये क्या करती है, इसके लंग फिश परफॉर्म्स रेस्पिरेशन, ये सांस ले पाती है विद द हेल्प ऑफ लंग्स, ठीक है। और हालांकि ये मछली है पर इसके बाद लंग्स है सांस लेने के लिए, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि भैया फिश और एम्फीबियंस, क्योंकि ये एम्फीबियंस जो होते हैं वो पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग, मेंढक, ओके। तो हम कह सकते हैं कि फिश और एम्फीबियंस के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक कौन है, लंग फिश, क्योंकि इसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक है। समझ आ गया। तो हमें बस ये तीनों एग्जांपल्स याद रखना है। अच्छा, तुम्हारे इसी टेक्स्ट बुक के अंदर ब्लैनोग्लॉसस और कुछ है, और भी एक दो एग्जांपल दिए नीचे कि ये भी कनेक्टिंग लिंक है। वो तुम जब एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तब तुम्हें याद आए, पढ़ लोगे तुम। मुझे एग्जैक्टली नंबर नाम नहीं याद है, ब्लैनोग्लॉसस करके कुछ लिखा हुआ है, एग्जैक्टली याद नहीं, पर एनिमल क्लासिफिकेशन में डिफरेंटली मैं पढ़ाऊंगा। बट इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिंग लिंक, टेक्स्ट बुक में नीचे लिखा हुआ है, देख लेना जरूर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20
डैश इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कौन है? पेरिपेटस है, डकबिल प्लेटिपस है कि लंगफिश है? अगला है नेक्स्ट एविडेंस, बहुत छोटा सा है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं इसको, जिसमें हम बेसिकली, एम्ब्रियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। क्या है समझना ध्यान से, ये देखो, ये फोटो जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया बच्चों को, मुझे पर्सनली जब मैं स्कूल में था तो मुझे लगता था कि इंसान बनने से पहले हम ऐसे 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 इंसान बनते हैं, पर ऐसे ना देख करके इसको ऊपर से नीचे की तरफ देखना है, ठीक है ना? तो हम क्या कह रहे हैं कि हम एम्ब्रियो की स्टडी कर रहे हैं कि भैया एम्ब्रियो कैसा होगा, ठीक है ना? एक सेकेंड, इसको फिर से खोलता हूं, यार क्या हो गया, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा इधर चला जाता है नीचे, अभी आया, रुको इसको रीस्टार्ट कर लेता हूं मैं कि हम ज्यादा अच्छे से पढ़ पाए। चलिए, तो यहां पे हम कैसे देखेंगे, ये मान लो फिश है, यह है स्लैमेंडर, यह है टर्टाइज, यह है चिक, यह है रैबिट और यह है ह्यूमन। तो इन सब की जो अर्ली स्टेज में आप एम्ब्रियो देखोगे, समझ रहे हो, अर्ली स्टेज में अगर तुम इनकी एम्ब्रियो देखोगे, यहां से यहां देखो, 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 अर्ली स्टेज में अगर तुम इनके एम्ब्रियो देखोगे, ऐसे ना करके, समझ रहे हो, कि तुम ऐसे मत देखो कि मछली बाद में इंसान बन गया, नहीं ऐसे नहीं देखना, समझ रहे हो, ऐसे बिल्कुल नहीं देखना है, तुम्हें ऊपर से देखना है कि भैया जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ देखता हूँ एक फिश को, या मैं जब ऊपर से नीचे देखता हूं मैं एक स्लैमेंडर को, या मैं ऊपर से नीचे देखता हूं मैं एक टर्टाइज को, चिक को, रैबिट को या मैन को, तो मुझे इनिशियल स्टेज में यहां पे सिमिलैरिटी दिखती है और यहां पे सब बदल जाता है। देख रहे हो, ये वाले सारे अलग हैं, तो फिश है, स्लैमेंडर है, टर्टाइज है, चिक है, रैबिट है, मैन है, पर बचपन में एम्ब्रियो स्टेज में ऑलमोस्ट सब सिमिलर थे, समझ रहे हो, ऑलमोस्ट सब सिमिलर थे, इसी को हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। देखो क्या लिखा है कि सिमिलैरिटीज इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जब इनिशियल स्टेज था डेवलपमेंट का, तो हमें कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिली एम्ब्रियो के अंदर, जो इंडिकेट करता है कि सबका एक कॉमन ओरिजिन होगा इन सारे एनिमल्स का, कि सब एक ही तरह से डेवलप हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं हजारों लाखों साल में, करोड़ों साल में। तो ये यहां पे तुम्हारा सारा का सारा एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन खत्म होता है। सिमिलैरिटी इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो रेफर्स टू द डैश एविडेंस, नीचे कमेंट में इसका जवाब दे देना। डार्विन्स थ्योरी पढ़ते हैं, डार्विन्स थ्योरी का ऑब्जेक्शन जब पढ़ाऊंगा तो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि उससे रिलेटेड सवाल पूछते हैं। बाकी आप अगर हमसे पढ़ना चाहते हो, हमसे सीखना चाहते हो, तो एजुकेशनल काउंसलर से कॉल करके कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बोर्ड हमारे बैचेस को ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़ते हैं, डार्विन्स थ्योरी की बात करते हैं। तो भैया हमारे जो डार्विन है, ठीक है ना, मत फोटो लगाना, डार्विन जब, ये साल था इन ईयर 1831, 22 साल के उम्र वाले चार्ल्स डार्विन एक यात्रा पे निकलता है समुद्र में। तो ये वोट का फोटो बहुत अच्छा, वोट का फोटो बदल जाएगा तो इग्नोर इट, ठीक है ना। तो ये एक यात्रा पे जाते हैं समुद्र से होते हुए, और ये पहुंचते हैं भैया एक आइलैंड पे। ये कहां पहुंचते हैं? एक आइलैंड पे पहुंचते हैं। इस आइलैंड पे ही हमारे 22 साल के डार्विन, चार्ल्स डार्विन, बहुत सारे प्लांट्स का, बहुत सारे एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन करके पढ़ते हैं। उसके ऊपर से ये बनाते हैं किताब, जिस किताब का नाम होता है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किताब का नाम है। इसके अंदर ये बात करते हैं एक चीज के बारे में जिसको बोलते हैं द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। किताब का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। इसके अंदर बात हुई है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। हमें यही थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन खाली समझना है। क्या है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? कुछ लाइन सुनो ध्यान से। ऑल द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जो भी सारे ऑर्गेनिज्म होता है, भर भर के भारी मात्रा में बच्चे पैदा करते हैं। उनकी एक नेचुरल कैपेसिटी है कि वो बहुत सारे बच्चे पैदा कर सकते हैं अगर फर्टाइल है तो। ऑल दिस ऑर्गेनिज्म, अब ये जो बच्चे हैं, ये जितने ऑर्गेनिज्म हैं, ये सब अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म से और दूसरे ऑर्गेनिज्म से बहुत खतरनाक तरीके से लड़ाई करते हैं, अलग ही लेवल का। ऑल द ऑर्गेनिज्म कंपीट विद ईच अदर इन लाइफ थ्रेटनिंग मैनर, जीवन और मृत्यु का सवाल है, उस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से एक तरीके से लड़ना शुरू करते हैं। क्यों लड़ते हैं ये ऑर्गेनिज्म? ये लड़ते हैं खाने के लिए, ये लड़ते हैं रहने के लिए, और ये लड़ते हैं लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर जानवरों के बीच में भी, इसके लिए लड़ते हैं। इस लड़ाई में जो भी जीत जाता है वो फिट है, तो जो फिट है वो जीत जाता है, और जो जीतेगा वो आगे और बच्चे पैदा करेगा। समझ रहे हो? समझते हैं एग्जांपल से, और वो सरवाइव कर जाएगा, जो नहीं बचा वो खत्म कर जाएगा। यही है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एग्जांपल से समझते हैं।
जो नेचर है ये इस चीज को कैसे डिसाइड करती है वो देखते हैं। अब यहां पे मान लो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में दो प्रकार के चूहे रहते थे, एक होते थे ब्राउन चूहे, एक होते थे थोड़े से रेगिस्तान से कलर से मैच करने वाले चूहे, और दूसरे कुछ व्हाइट चूहे भी थे। अब नेचुरल सी बात है कि इस रेगिस्तान में सबसे आराम से ये जो चील है इस किस चूहे को देख पाएगी। अब क्या इसमें इस चूहे की गलती है कि ये चूहा सफेद है, या ये चूहा काला है, या ये चूहा एकदम रेगिस्तान के कलर जैसा दिखता है? क्या इस चूहे की गलती है इसमें? नहीं, ये तो नेचर ने सिलेक्ट किया है। अब ये जो हमारी भूखी ईगल है ये क्या करेगी, इधर मंडराएगी 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 मंडराएगी, घूमेगी 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 घूमेगी, किसको खाऊं किसको खाऊं, ये आएगी इस चूहे को उठाएगी और इसको लेके जाएगी। अब धीरे 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 ऐसे और ईगल्स आएंगे, ऐसे और चूहों को लेके जाएंगे, और ये जो व्हाइट वाले चूहे हैं वो धीरे 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 क्या हो जाएंगे, कमने लगेंगे, घटने लगेंगे, घटने लगेंगे, और एक पॉइंट के बाद ये सारे चूहे खत्म हो जाएंगे और यहाँ पे खाली दूसरे चूहे बचेंगे, और ये अपने बच्चे पैदा करेंगे, और इनके जैसे इनका जो वो है क्वांटिटी है वो समय के साथ बढ़ता चला जाएगा और ये खत्म हो जाएंगे। नेचर ने किया ना ये व्हाइट चूहे बेचारे की क्या गलती है, तो चूहा है। समझ रहे हो? अब ध्यान से देखो, तो ऑल दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन विच सो मॉडिफिकेशन एसेंशियल फॉर विनिंग द कंपटीशन। अगर किसी तरीके से ये व्हाइट चूहा अपने रंग को बदल पाता किसी तरीके से समहाउ, तो ये बच जाता ना, लेकिन ये बच कर पाया, नहीं कर पाया, तो भैया खत्म हो गया। अच्छा, सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो बच जाएगा, ठीक है ना, वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा, अपने जैसा दूसरा पैदा करेगा, और अपनी खास आदतें जिसके कारण वो बचा था अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर करेगा। एकदम सिंपल है। अब यहां पे ये तीन ऑब्जेक्शन है, पर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस और सुन लो, ध्यान से देखो। Darwin theory of natural selection was widely accepted for long duration. However, some objections were raised against the theory. डार्विन की थ्योरी को लोगों ने बहुत लंबे समय तक बहुत सराहा, बोला अरे वाह डार्विन भैया क्या लिख दिया, क्या बताया। पर कुछ समय बाद कुछ ऑब्जेक्शन उठे, और ये तीन मेजर ऑब्जेक्शन है जो 3 मार्क्स के लिए तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, और तुमको इतना ही लिखना है। सिंपल है हिसाब किताब, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, आगे मैं क्वेश्चन तो तुम्हें दिखाऊंगा ही, पर अभी आंसर बता रहा हूं। नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। हमेशा नेचर ही नहीं सिलेक्ट करेगा कि इसी कारण से इवोल्यूशन होता है, और भी रीजन हो सकते हैं। पहली बात, डार्विन डज नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। जो लमार्क ने बताया, आगे पढ़ेंगे लमार्किज्म, डार्विन ने कुछ भी नहीं बताया कि यूजफुल क्या है, यूजलेस क्या है। अच्छा, डार्विन ने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया अबाउट धीरे धीरे होने वाला बदलाव या फिर अचानक से हो जाने वाला बदलाव। इसके बारे में भी कुछ भी डार्विन ने कुछ बताया नहीं। आपको एब्रप्ट का मीनिंग बताना है नीचे कमेंट में, क्या इसका मतलब सडन होता है, नीचे कमेंट में बताना। तो ये तीनों ऑब्जेक्शन आपको लर्न करने, ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तीनों ऑब्जेक्शन 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं, एकदम इजी है तुम्हारा नंबर लाना। आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा है लमार्किज्म, जो इन्होंने दिया था लमार्क ने। तो लमार्क ने जो लमार्किज्म दिया था वो बड़ा सिंपल है। लमार्क कहते हैं कि एक्टिवनेस, ये एक्टिवेट्स लिख दिया मैंने, ये होगा एक्टिवनेस। तो एक्टिवनेस या फिर लेजीनेस, समझना बात को, कि कोई ऑर्गेनिज्म कितना ज्यादा एक्टिव है कितना लेजी है, वो डिसाइड करेगा उसके अंदर होने वाले मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, एक्सटर्नल चेंजेस, ठीक है ना, एक्सटर्नल चेंजेस, ओके, और उससे उनका इवोल्यूशन होगा, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन बोला था। फ्लो चार्ट समझाता हूं, समझना। इनका यह कहना है कि जितने भी जिराफ हैं, पहले जिराफ की गर्दन छोटी थी क्योंकि वो नीचे का घास खाता था, पर एक समय ऐसा आया जब नीचे का घास कम पड़ने लगा और जिराफ करके घास खाना उसने स्टार्ट किया। तो भैया नेक ऑफ द जिराफ हैज बिकम टू लॉन्ग, जिराफ का गर्दन बहुत लंबा इसलिए हो गया ड्यू टू ब्राउजिंग ऑन लीव्स ऑफ टॉल प्लांट, ये ऊंचे ऊंचे पेड़ के पत्ते खा रहा था, ठीक है ना। बाय एक्सटेंडिंग देयर नेक फॉर सेवरल जनरेशन, हर जनरेशन में थोड़ा खींचा खींचा खींचा, एक दिन जिराफ का गर्दन लंबा हो गया। लमार्क ऐसा कहते हैं, और इनका यह कहना है कि इसका गर्दन लंबा हुआ तो हुआ, इसके बच्चों का भी गर्दन लंबा इसलिए होता है, और आज जिराफ की गर्दन लंबे इसलिए होते हैं क्योंकि जिराफ ने अपने गर्दन को स्ट्रेच किया। समझते हैं सही है गलत है? ये है भैया मेरे फेवरेट, शायद आपके भी फेवरेट, आयरन मैन। चलिए, तो ऐसा कहा जाता है कि शोल्डर्स ऑफ अ आयरन स्मिथ, एक आयरन स्मिथ जो लोहार होता है, उसके जो शोल्डर्स हैं, जैसे आज तुमको मैं बॉडी दिखाता हूं, मेरी ये जो मेरी बॉडी है इतनी नहीं है यार, बट जितनी भी है वो इसलिए ऐसी है क्योंकि मैं जिम जाता हूं, अब मेरे बच्चे का भी बॉडी होगा, ये सही है क्या?
मेरा बच्चा बॉडी लेके पैदा होगा, नेचुरली उसकी बॉडी बन जाएगी? शायद नहीं, बात करेंगे इसके बारे में। तो जो आयरन स्मिथ होता है, जो लोहार होता है, उसके शोल्डर्स इतने स्ट्रांग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो बार बार लोखंड हथौड़ा चलाता है। बात तो सही है कि आयरन स्मिथ के एजल इसलिए मजबूत हो जाते हैं। इनका यह भी कहना था कि जो ये ऑस्ट्रिच या फिर जो इमू नेचर बर्ड्स होते हैं, इनके जो लेग्स हैं या फिर इनके जो विंग, लेग्स तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनके जो विंग्स हैं वो इसलिए कमजोर हो जाते हैं क्योंकि ये उड़ती नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं करती है, तो कमजोर हो जाता है, शरीर भारी हो जाता है, फिर उड़ नहीं पाते। इसका यह भी कहना है कि जो डक है, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स ले रहा हूं, उनके जो ये पैर है वो इस तरीके से ऐसे हो गए ना, उनके पैर ऐसे, वो पानी को ऐसे पीछे कर देते हैं तैरने के लिए, डिजिटेड हो गए कुल मिला के। तो ये डिजिटेड इसलिए हो गए क्योंकि ये बार बार पानी को पीछे करके तैरने की कोशिश करते थे, तो एक मॉडिफिकेशन आया। ठीक है, तो कुल मिला के ये कहना क्या चाहते हैं, ये हो गया एक बात। ये कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि एक जानवर अगर किसी ऑर्गेनिज्म, किसी चीज का यूज करेगा तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन आएगा, और वो जो मॉडिफिकेशन है वो आगे के जनरेशन में ट्रांसफर होगा और धीरे धीरे वो बेटर होता जाएगा। और अगर तुम किसी चीज का यूज नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तुम कमजोर पड़ जाओगे। भाई किसी चीज का इस्तेमाल करो तो वो मजबूत होता है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो आगे के जनरेशन में ट्रांसफर होता है, ये समझ नहीं आया लोगों को। समझ रहे हो? दिस कैरेक्टर विल ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये बात लोगों को नहीं समझ में आया। अच्छा खैर, क्योंकि इसका एक और नाम है, उसके बारे में बात करेंगे, बट ये समझो, दिस इज कॉल्ड एज थ्योरी। ये जो लमार्किज्म है, इसी का एक और नाम है, ये बात याद रखना, थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इसी को लमार्किज्म भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। मतलब ये एक थ्योरी है, किस चीज की थ्योरी है? इनहेरिटेंस की। किस चीज का इनहेरिटेंस? मतलब मुझे मेरे माता पिता से कुछ मिल रहा है, जैसे मेरे बाल घुंघराले हैं, क्यों है? क्योंकि मेरे पिता के बाल घुंघराले हैं, मेरे दादा के बाल घुंघराले थे, ठीक है ना, तो इनहेरिट हुआ है। अच्छा, क्या एक्वायर्ड कैरेक्टर? अब यहां पे बात ऐसी हो गई, एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब अब मेरे बाल घुंघराले हैं, लेकिन लेट्स से कि मैं अपने बाल को जाके केराटिन करा लेता हूं, स्ट्रेटनिंग करा लेता हूं, तो मेरे बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने बाल की स्ट्रेटनिंग कराई तो मेरे बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। यहां तक ठीक है, लेकिन 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 अब आगे क्या बोला इन्होंने? डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर डीजनरेशन ड्यू टू नो यूज वाज वाइडली एक्सेप्टेड। लोगों ने बोला कि हाँ भैया, बाल स्ट्रेट कराओगे तो बाल तुम्हारे कैसे हो जाएंगे? स्ट्रेट हो जाएंगे, मानते हैं। तुम जिम जाओगे तो तुम्हारी बॉडी बनेगी, मानते हैं। जिम नहीं जाओगे तो बॉडी कमजोर रहेगी, ये भी मानते हैं। बाल को अगर स्ट्रेट नहीं कराओगे टाइम टू टाइम तो बाल घुंघराले रहेंगे, ये भी मानते हैं, वाइडली एक्सेप्टेड। But transfer of this characteristic from one generation to another was rejected. क्योंकि मेरे बाल स्ट्रेट है, मेरी शादी हो गई, मेरा बच्चा होता है, उसके भी बाल स्ट्रेट होंगे, ये बात कोई नहीं मानने के लिए तैयार था। और ये सही भी नहीं है, लॉजिकली है, बात सही है नहीं है, क्योंकि मैंने मेहनत करके बहुत सारी बॉडी बनाई, इसीलिए मेरा जो फ्यूचर जनरेशन में जो मेरा बच्चा होगा, लड़का लड़की व्हाटएवर, उसकी भी बहुत अच्छी बॉडी बनेगी नेचुरली। ये बात मानने वाली नहीं है। तो theory of inheritance of acquired characteristic was not accepted. लमार्किज्म को यहां पे बोला भैया आधी बातें सही है, आधी बातें गलत है। तो because of this it has been verified many times, इस बात को बहुत बार साबित करा गया कि ऐसा नहीं होता है कि modification brought was not transferred to the next generation। अगर मैं अच्छी बॉडी बना लेता हूं तो जरूरी नहीं कि मेरे बच्चे की भी अच्छी बॉडी बने, वो बीमार भी हो सकता है, राइट? ये चीज को मानना नहीं गया और इसलिए लमार्किज्म को डिसअप्रूव कर दिया गया। तो कुल मिला के लमार्किज्म के दो नाम हैं, लमार्किज्म थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स मतलब जो मैंने एक्वायर किया है खुद से, इनहेरिटेड मतलब जो आया है। फॉर एग्जांपल, मेरी हाइट लंबी है, क्यों? क्योंकि वो मेरे पिताश्री से आया है, लेकिन मैंने अपनी बॉडी खुद बनाई है। समझ आ रहा है? दैट इज माय एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। समझ गए? ये है भैया डिसयूज यूज। अब एक बात समझते हैं, तो ये है हमारा सुंदरबन। सुंदर सुंदर है ये वन, इसमें रहते हैं बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे कीड़े, बहुत सारे मकोड़े, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी हुई बहुत सारी चीजें यहाँ पे रहती हैं कुल मिला के। चलिए, मैं कहता हूं कि यहाँ पे अलग अलग पेड़ पौधे, अलग अलग स्पीसीज है, पर अगर हम इवोल्यूशन की माने तो ऐसे सब बारिश हुई थी क्या? शेर बारिश हो रही है, पेड़ आम की बारिश हो रही है, इमली की बारिश हो रही है? नहीं, धीरे 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 इवॉल्व हुआ था। तो पहले कोई स्पीसीज रहा होगा, फिर कोई और स्पीसीज बना होगा, फिर कोई और स्पीसीज बना होगा, तो ये स्पीसीज के बनने को बोलते हैं स्पीसिएशन।
फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। कभी जिराफ बना, कभी डियर बना, कभी जेब्रा बना, कभी पेड़ बना, कभी पक्षी बना। ये जो नए नए स्पीसीज बन रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, इसी को कहते हैं स्पीशिएशन। स्पीशिएशन मतलब नए स्पीशीज का बनना। कौन बनाता है नया स्पीशीज? समझो ध्यान से, इन द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू अ नेचुरल रिप्रोडक्शन। स्पीशीज क्या होता है? स्पीशीज एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने जैसा दूसरा फर्टाइल इंडिविजुअल नेचुरल रिप्रोडक्शन से बना सके। फॉर एग्जाम्पल, कुत्ता बनाएगा, आदमी बनाएगा अपने जैसा दूसरा, ये बनाएगा उसके जैसा दूसरा। यही है स्पीशीज। समझ रहे हो कि क्यों बनते हैं स्पीशीज और क्या होती है स्पीशीज की खासियत? अब कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जो किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिक कंडीशन में ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो यहाँ पे इमू दिख रहा है तुमको, क्यूट इमू, ये ठंड वाले जगह पे होते हैं। ये जो कैमल है ये डेजर्ट वाले जगह पे होता है और मछलियां पानी में होती है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का एक अपना हैबिटेट है, एक ज्योग्राफिकल कंडीशन होता है कि इस मछली को अब तुम रेगिस्तान में नहीं रख सकते हो भैया, और ऊंट को पानी में नहीं रख सकते या बर्फीले जगह पे नहीं रख सकते हो। ये इनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, इनका नेचुरल ज्योग्राफिकल कंडीशन नहीं है। तो एक स्पीसीज ग्रो होता है, पलता है, बढ़ता है, इवॉल्व होता है एक अपने ज्योग्राफिकल कंडीशन में। अच्छा, एक और चीज को समझो, जो फूड है उसका हैबिटेट है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा वो भी अलग होता है। कोई ऐसा पक्षी है जो अंडे देता है, कोई ऐसा भी जानवर है जो अपने बच्चे खुद पैदा करता है। समझ रहे हो? तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, इनकी एबिलिटी अलग है। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है जेनेटिक वेरिएशन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द अर्लियर वन, जिसको हम सिंपल भाषा में कह दें तो भैया म्यूटेशन हो रहा है, कुछ तो बदलाव हो रहा है और एक नया स्पीसीज बन रहा है, भारी मात्रा में बदलाव हो रहा है। जैसे कि मान लो कि ये पिंक वाले कॉकरोच थे, इनसे बन गए अचानक से, इनके बॉडी में कोई बदलाव हुआ, म्यूटेशन हुआ, ग्रीन वाले कॉकरोच बन गए। या फिर ग्रीन वालों के बॉडी के अंदर फिर से इन्होंने कुछ खा लिया, कहीं जाके लड़ाई वड़ाई कर ली, कुछ तो हुआ, कहीं दूसरे जगह कहीं चले गए, जिसके कारण ब्लू वाले बन गए। पर ऐसा हुआ क्यों? ये म्यूटेशन ऐसा क्यों हुआ? ये जो जेनेटिक वेरिएशन आया, ये आया क्यों? एक तो म्यूटेशन नेचुरली कुछ हुआ, लेकिन आगे कैसे ट्रांसफर हुआ होगा वो भी समझना है। तो यहां पे आता है ज्योग्राफिकल या फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इससे भी हो सकता है स्पीसिएशन। क्या है भैया ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन? समझते हैं। ये हमारे रेड वाले जो बग्स हैं, बीच में नदी थी, ये रेड वाले बग्स के साथ शादी विवाह करके रेड बग पैदा करती थी। और यहाँ पे ग्रीन वाले बग्स हैं, ये ग्रीन वाले बग्स के साथ शादी ब्याह करके अपने ग्रीन वाले बग्स पैदा करती थी। पर यहाँ पे बीच में एक नदी थी, अब ये नदी सूख गई, रेड वाले बग्स ब्लू वालों के पास, ब्लू वाले बग्स रेड वाले के पास। क्या हो गया? जो ज्योग्राफिकल दूरी थी वो मिट गई, जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन था कि ये अकेले रहेगा, ये उसके साथ नहीं जा सकता, ये भी खत्म हो गया, ये लोग मिल गए, तो उनका क्या हुआ? स्पीसिएशन हो गया। तो ज्योग्राफिकल या फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से भी हो सकता है, समझ गए? या फिर मान लो यहाँ पे सारे मर जाएं और एक यहाँ पे आ जाए, तो ये बच्चा पैदा किसके साथ करेगा? इसी के साथ करेगा, तो भी यहाँ पे स्पीसिएशन हो जाएगा। तो देखो, कुछ आंसर तुमको क्या क्या लर्न करना है वो मैं तुमको बता देता हूँ कि तुमको टेंशन ना रहे। पहले तो स्पीशिएशन का डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड स्पीशिएशन। ये हो गया डेफिनेशन। दूसरा, स्पीसीज क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस कर सकता है फर्टाइल इंडिविजुअल नेचुरल रिप्रोडक्शन से, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा, ईच स्पीसीज अपने ज्योग्राफिकल कंडीशन में ग्रो करता है, उसका अपना खाना, रहना, रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी अलग हो सकती है। अच्छा, जेनेटिक वेरिएशन के कारण नए स्पीसीज फॉर्म होते हैं, इसके अलावा ज्योग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव चेंजेस के कारण भी नए स्पीसीज फॉर्म होते हैं। सिमिलरली यही बात, ठीक है ना? तो यही 4-5 पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद रखने। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर, मेरा सबसे प्यारा टॉपिक। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको इसमें कुछ खास लर्न करने की जरूरत नहीं, सब कुछ सुनो, मैं जो टेक्निक बताऊंगा उससे सब याद हो जाएगा। टेक्निक जो मैं बताने वाला हूं उसके बाद लिखना है शिवम भैया आई लव यू, ठीक है ना? ये टेक्निक सुनने के बाद कमेंट में लिखना है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर करने वाला हूं, और अगर तुमने अब तक हमारे बैच को ज्वाइन नहीं किया है और फैसला नहीं ले पा रहे हो, तो एक बार एजुकेशनल काउंसलर से बात करो और बैच में अपना एडमिशन कंफर्म करो, क्योंकि ताबड़तोड़ रिजल्ट आता है बच्चों का जो हमारे बैच में पढ़ाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि डायनासोर्स वगैरह थे, ऐसा कोई बड़ा एस्ट्रॉइड गिरा होगा और सारे डायनासोर मर गए हैं, और बहुत साल पहले ऐसा हुआ, पहले बहुत जोर से बिग बैंग हुई, बारिश हुई, बहुत सारे अलग अलग थेरीज हैं, ठीक है ना? तो किताब में लिखे हुए इंफॉर्मेशन के हिसाब से
7 करोड़ साल पहले लास्ट डायनासोर के जो स्पीसीज थे वो खत्म। उसके बाद श्रू लाइक एंसेस्टर से, इस तरीके से चूहे जैसे दिखने वाले हमारे पूर्वज एंसेस्टर से कुछ तो मंकी लाइक एनिमल्स बने थे। ये मंकी लाइक एनिमल्स धीरे 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 इवॉल्व हुए, करोड़ों साल लगे। इवॉल्व होते होते ये एप जैसे दिखने लगे। अफ्रीका के अंदर तुम्हें इस तरीके के कुछ एप जैसे जानवर दिखे। इन जो बंदर जैसे जो ऑर्गेनिज्म थे, टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल्स डिसअपियर, इनके टेल बहुत सालों के अंदर गायब हो गए। उसके अलावा इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन, इनका जो बुद्धि था वो मंकी लाइक ऑर्गेनिज्म का वो इनलार्ज हुआ। इनके हाथ धीरे धीरे इंप्रूव हो गए, ठीक है ना। और तुम्हें जो मिला वो मिला एप लाइक एनिमल्स, इसको बोलते हैं इजिप्टोपिथेकस। एप लाइक एनिमल्स वेर इवॉल्व्ड, कितना 4 करोड़ साल पहले, उसको बोलते हैं इजिप्टोपिथेकस। जो मंकी लाइक थे उनका टेल गायब हुआ, कहानी समझना, ब्रेन इन्वॉल्व हुआ, हाथ धीरे धीरे फ्री हो रहा है। ओके, इजिप्टोपिथेकस एप जैसे थे। अगला सुन, उसके बाद धीरे 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 इवोल्यूशन होता रहा, अलग अलग जगह, पृथ्वी बहुत बड़ी है। तो उसके बाद क्या हुआ, 2 करोड़ साल पहले इवोल्यूशन ऑफ ओल्ड स्पीसीज ऑफ एप्स सीम्स टू बी ऑकर इन डिफरेंट वे। ये जो ओल्ड स्पीसीज ऑफ एप्स थे उनका जो इवोल्यूशन हो रहा है एज पर द डेटा वो बहुत अलग तरीके से हुआ। कैसे अलग तरीके से, दे हैड टू यूज देयर हैंड्स मोर फॉर ईटिंग एंड अदर वर्क। पहले वो क्या करते थे, ऐसे हाथ पैर सबसे चलते थे, बट बाद में इनको अपने हाथ का इस्तेमाल खाने के लिए और चीजों को संभालने के लिए और बाकी काम करने के लिए धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू करना पड़ा हाथ का। तो अब पैर ज्यादा यूज हो रहा है, हाथ कम यूज हो रहा है। अच्छा, ड्यू टू ड्राई एनवायरमेंट फॉरेस्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन। अब क्योंकि सूखा पड़ा, ठीक है ना, तो फॉरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगे। तो ऊपर में जो फॉरेस्ट थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि दे स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड, अब उनको जमीन में आके रहना पड़ रहा है, सूखी घास है जमीन में। pelvic girdle development started due to they stand in erect posture in the grassland, hands become available to use anytime। अब घास के अंदर है, दूसरा जानवर उन पे हमला कर सकता है, तो वो ऐसे हाथ है ना ऐसे करके देख रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है पीछे वाला, ये पार्ट धीरे 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 सीधा होने लगा और एक इरेक्ट पोस्चर आने लगा धीरे धीरे, और हाथ अब धीरे धीरे फ्री हो रहा है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। 2 करोड़ साल पहले जो ये सूखे के कारण बने थे, इनका नाम ड्रायोपिथेकस दिया गया है किताब में। अगला ध्यान से सुनो, तीसरा पार्ट सुनो। ड्रायोपिथेकस वाला बात समझ में आ गया। 1 करोड़ साल पहले पहला रिकॉर्ड जो मिलता है ह्यूमन लाइक एनिमल का, जो इंसान जैसा दिखता था एप, वो हमें मिलता है रामापिथेकस। कहां से, नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका से। रामापिथेकस ये इंसान की तरह दिखने वाला एक एप था, जो ज्यादा इंसान की तरह दिखता था और कम एप की तरह दिखता था, और धीरे 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 डेवलपमेंट होता रहा, इवोल्यूशन होता रहा। 40 लाख साल पहले ये एप्स जो है वो साइज में बड़े होने लगे, इनका इंटेलिजेंस बढ़ते लगा, और एप ऑफ साउथ अफ्रीका इवॉल्व हुआ। इसी का नाम है एप ऑफ साउथ अफ्रीका, या फिर इसका एक और प्यारा सा नाम है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, धीरे 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 इवोल्यूशन और तेजी से हुआ, और लगभग 20 लाख साल पहले स्किल्ड ह्यूमंस डेवलप हुए, जो कुछ कर सकते थे खुद से। फोटो देख के तुम्हें समझ में आ रहा है, इनका नाम था होमो हैबिलिस। इवोल्यूशन होता गया और ये जो हमारे थे ये पहले होमोजीनस के पहले मेंबर थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, होमोजीनस का पहला बंदा कौन था, तो होमो हैबिलिस, ये एटलीस्ट याद रखना। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ, और 15 लाख साल पहले ह्यूमन वॉकिंग विद इरेक्ट पोस्चर हमें मिला, जो सीधे पोस्चर से चल सकता है। इसके लिए इसका नाम था होमो इरेक्टस। सीधे पोस्चर से ये चल सकता था, होमो इरेक्टस। आगे बढ़ते हैं। इट मे हैव बीन एग्जिस्टेड इन चाइना एंड इंडोनेशिया। ऐसा मे बोला है कि ये चाइना और इंडोनेशिया के जगह पे मिले होंगे। फिर क्या हुआ, इवोल्यूशन और हुआ, और ये अपराइट मैन, सीधा रहने वाले लोग आए, ठीक है ना, और डेवलपमेंट इनका ब्रेन का होता चला गया लंबे समय तक। 1 लाख साल लगा लमसम इसमें, और इन्होंने फायर भी डिस्कवर कर लिया। ये लोग केव में रहने लगे। 1.5 लाख ईयर्स एगो नेंडरथाल, ये एग्जांपल है पहला वाइस मैन का। आग बना लिया, जंगल केव के अंदर रह रहे हैं, फैमिली का थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं प्रचलन आ रहा है। तो निएंडरथाल, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूं, मतलब आर्कोलॉजी जो मुझे पता होगा कि इनके पास फैमिली थी कि नहीं थी, बट जो किताब में लिखा उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइस मैन। 3, होमो हैबिलिस पहला होमोजीनस, होमो इरेक्टस सीधा रहने वाला, और निएंडरथाल ये कौन है, वाइस मैन का पहला एग्जांपल, समझदार आदमी। चलिए, ये केव में रहता था, यूज्ड टू लिव इन ग्रुप्स में रहता था, ट्राइब्स बना करके। उसके बाद इवोल्यूशन और हुआ, और 50 साल पहले क्रो मैग्नोन
इवॉल्व हुए, क्रो मैग्नोन मैन इवॉल्व एंड आफ्टरवर्ड इवोल्यूशन बहुत तेजी से हुआ क्रो मैग्नोन के बाद, ठीक है ना। उसके बाद देखो एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया लगभग 10 साल पहले, 10,000 साल पहले, सॉरी। अच्छा, इंसान जो है वो पशुपालन करने लगा, रेयर कैटल्स मतलब होता है पशुपालन करना, सिटीज बनने लगी धीरे धीरे, टाउन्स बनने लगे और कल्चरल डेवलपमेंट होने लगा धीरे धीरे। 5,000 साल पहले अगर बात करें तो लिखने की प्रथा स्टार्ट हुई, आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज इन्वेंटेड। 400 साल पहले की अगर हम बात करें तो मॉडर्न साइंस इमर्ज हुआ और फिर उसके बाद हमारा क्या हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी शुरू हो गया 200 साल पहले। अच्छा, इस तरीके से ह्यूमंस इवॉल्व हुए। अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये चार्ट दिया हुआ है, इसके अंदर बात किया है एंशियंट एनिमल्स लाइक लेम्यूज, फिर इजिप्टोपिथेकस, फिर है ड्रायोपिथेकस, फिर है रामापिथेकस, फिर है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, फिर है स्किल्ड ह्यूमन जो मैंने तुम्हें बताया था, फिर है मैन विद इरेक्ट पोस्चर होमो इरेक्टस, निएंडरथल और क्रो मैग्नोन मैन। इतना ही दिया है चार्ट पे। बच्चों को लगता है कि भैया क्या मुझे ये नाम और ये ईयर दोनों याद रखना पड़ेगा? कुछ भी याद नहीं रखना है। वाइस मैन का एग्जांपल है निएंडरथल याद रखना, इरेक्ट पोस्चर वाला होमो इरेक्टस याद रखना, पहला इंसान जो होमोजेनस का था वो होमो हैबिलिस, ये याद रखना। सिंपल, ये 3 पे क्वेश्चन पूछा है पास्ट में। इतना बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, क्योंकि मैक्सिमम तुम्हारे 2-3 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें इतने पॉइंट्स का क्वेश्चन नहीं पूछते बोर्ड एग्जाम में। पर फिर भी इसको याद कैसे रखें, ये सवाल है। तो ध्यान से सुनो सवाल का जवाब क्या है। मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं एक कहानी, डायनासोर्स ने इजिप्ट पे अटैक किया। जो मैं कहानी सुना रहा हूं उसको ध्यान से सुनना और फिर दिमाग में विजुअलाइज करना, आंख बंद करके वीडियो पीछे करके, याद हो जाएगा। तो डायनासोर्स ने इजिप्ट पे अटैक किया जिसके कारण इजिप्ट में सूखा पड़ गया। वहां के लोग गए राम भगवान के पास और राम भगवान को बोला त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। राम भगवान ने बोला क्या हुआ है? तो इन्होंने बोला भैया सब सूखा पड़ गया है, क्या करे? उन्होंने बोला ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। राम भगवान कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, तो लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए। ऑस्ट्रेलिया जाके उनको दिख रहा है कि यहाँ के लोगों को घर में रहने की हैबिट है, होमो हैबिलिस, घर में रहने की हैबिट है और यहाँ के घर एकदम इरक्ट होते हैं, सीधे होते हैं। अच्छा, उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग जो हैं उनको घर में रहने की आदत है, घर उनके सीधे होते हैं और वो लोग नियॉन का बल्ब जलाते हैं। क्यों जलाते हैं नियॉन का बल्ब? नियॉन का बल्ब इसलिए जलाते हैं कि जो क्रो है वो उनका मैंगो खत्म कर देती है, मैंगो खा जाती है सारी क्रो, जो भी वो अपने एग्रीकल्चर में उगाते हैं। तो एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए नियॉन का बल्ब जला रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस चीज से वो बहुत परेशान थे भाई दबे कि भैया ये जो है नियॉन के बल्ब से हम क्रो को तो भगा देते हैं जो हमारी मैंगो को डिस्टर्ब कर रही है एग्रीकल्चर में, लेकिन ये क्रो ने बहुत परेशान कर रखा है। तो इन्होंने लिखना शुरू किया, इन्होंने चिट्ठी लिखी, आर्ट ऑफ राइटिंग। चिट्ठी किसको लिखी? इन्होंने साइंटिस्ट को चिट्ठी लिखी कि भैया कुछ डेवलपमेंट करो इंडस्ट्री के अंदर कि इन क्रो को भगाया जाए, ठीक है। तो भैया डायनासोर्स ने इजिप्ट पे अटैक किया, इजिप्ट में सूखा पड़ गया, वहां के लोग राम भगवान के पास गए, राम भगवान ने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने देखा कि लोगों का घर सीधा होता है, उनको घर में रहने की आदत है और वहां के लोग नियॉन का बल्ब जलाते हैं क्रो को भगाने के लिए जो उनकी मैंगो की खेती को खराब कर देती है। वहां के लोगों ने चिट्ठी लिखी आर्ट ऑफ राइटिंग, किसको? साइंटिस्ट को, कि भैया इंडस्ट्री में कुछ बनाओ। सिंपल, सारे याद हो जाएंगे। स्पेलिंग तो तुम बार बार लिख लिख करके याद कर लेना यार, सिंपल है। अब आते हैं प्रोनाउंसिएशन पे। मैं बहुत सारे बच्चे जो प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, उच्चारण। डायनासोर्स, इजिप्टोपिथेकस, देखो इजिप्टोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। पीछे क्या स्पेलिंग तो सेम ही है, ठीक है ना। उसके बाद यहां से चेंज, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो मैग्नॉन, ये मैंगो नहीं है मैग्नॉन है, एग्रीकल्चर, आर्ट ऑफ राइटिंग, साइंटिफिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सोर्टेड, सोर्टेड। ये देखो एक टाइमलाइन देखो, 7 करोड़ साल पहले डायनासोर्स थे, उसके बाद 4 करोड़ साल ये इजिप्टोपिथेकस, उसके बाद ड्रायोपिथेकस 2 करोड़ साल पहले, 1 करोड़ साल पहले रामापिथेकस, फिर 40 लाख पहले ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, फिर 20 लाख पहले होमो हैबिलिस, फिर 15 साल पहले होमो इरेक्टस, उसके बाद 1.5 नेंडरथल, फिर क्रो मैग्नॉन, फिर एग्रीकल्चर, फिर आर्ट ऑफ राइटिंग, साइंटिफिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, खत्म। क्या हमें ईयर याद रखना है? आंसर इन अ लाइन इज नो। तुम्हें ईयर याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइस मैन इज डैश निएंडरथल, ट्रू या फॉल्स? तुम्हें कमेंट में जवाब देना है। और अगर तुमने अब तक हमारे बैचेस ज्वाइन नहीं किए तो आरंभ सीरीज की हमारी बैचेस होती है इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम के। यहां तक अगर तुमने मुझसे पढ़ा और तुम्हें चीजें समझ में आई है, ये लगभग 80-90 मिनट्स के 100 मिनट्स के आसपास ये टोटल वीडियो है, 1 घंटा 40 मिनट 50 मिनट के आसपास होगा, या उससे कम, थोड़ा सा एडिटिंग में थोड़ा कट पिट जाता है।
तो ये सारे बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए हैं अपने अपने बोर्ड एग्जाम में। ये सब हमारे बैच के बच्चे थे। हम बहुत प्यार से डाउट क्लियरिंग करते हैं। सबसे अच्छी बात हमारी दो चीजें हैं, तीन चीजें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा तो सब है, तीन चीजें सबसे अच्छी है। इस तरीके की मीटिंग्स होती है डाउट क्लियरिंग के लिए। आपके पास टीचर्स का नंबर होता है डाउट क्लियरिंग के लिए। हम आपके सब्जेक्टिव पेपर लेते हैं, पेपर चेक करके देते हैं, नॉट लाइक अदर ऑनलाइन क्लासेस। आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, आप अपना बिंदु देखो, खुश है ये बच्चे। क्यों? क्योंकि इनके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं और बहुत तगड़ा इससे रिजल्ट भी आता है। ऐसा जब कल्चर हम डेवलप करते हैं लिमिटेड स्टूडेंट को लेकर के, तो रिजल्ट भी आता है। पूरा वीडियो देखा तो लिख देना कि आई एम अ टॉपर और अपना टारगेट परसेंटेज 10th का। और इस तरीके से लाइव क्लासेस होती हैं। ये पूरी टीचर हैं। साइंस के लिए 2 टीचर्स हैं, महाराष्ट्र के दिग्गज टीचर हैं। मैथ्स के लिए महाराष्ट्र के दिग्गज टीचर हैं। हर एक टीचर अपने फील्ड के बेस्ट है, तभी तो ऐसा रिजल्ट लेके आते हैं, वरना अपने आप थोड़ी आता है रिजल्ट। 127 स्टूडेंट ने 90% से ज्यादा स्कोर किया। लिमिटेड बच्चे होते हैं हमारे बैच में, ठीक है। लाइव क्लास होता है, हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग होती है। ये सारे फीचर्स हैं, इनमें से मैंने सब समझाया, पर फिर भी तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम एजुकेशनल काउंसलर से कॉल करके एक बार बात करो कि भैया लेटेस्ट कौन सा आरंभ बैच है जिसमें एडमिशन चालू है। मल्टीपल बैचेस होते हैं, ठीक है। तुमको जिसमें जो भी है उसमें एडमिशन ले लो। प्राइस 10 से 15 हजार के बीच में होता है, ठीक है। पर ऑल सब्जेक्ट एवरीथिंग इज कवर्ड। उसके बाद तुमको कुछ भी नहीं चाहिए ट्यूशन वाला, खाली किताब, कॉपी, पेन, मटेरियल, यही सब चाहिए और तुम्हारा सब हो जाएगा। तो भैया कर लेना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। यहां तक देखा तो लिख देना आई एम अ टॉपर नीचे कमेंट्स में, और इस वीडियो को अपने स्टेटस पे जरूर शेयर करना। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता है, बट इतने लंबे रिकॉर्डिंग करने में हालत खराब हो जाती है, ठीक है। अब हम लास्ट में बात करते हैं, सब्सक्राइब कर लेना भैया, 25,000 लाइक का टारगेट भी था। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पूछा बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक, इस चैप्टर से रिलेटेड उस पर। तो भैया आपको दिख ही रहा होगा कि देखो इस तरीके के हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछता है, और ये पूरा आपको इजी लर्निंग के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। हम हर साल इसको अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे क्वेश्चन पूछा है आपको। स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल चेंज है ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये तो ट्रू ही होगा। इवोल्यूशन के डेफिनेशन से 1 मार्क्स का पूछा है। फिर यहाँ देखो 2 जुलाई 25 का बात कर रहा हूं मैं। ऑब्जर्व द गिवन एनिमल्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फोटो दिया एनिमल्स का, तुम्हें बताना है कि भैया ये 2 सवालों का जवाब दो। कितना आसान क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं। देखो आइडेंटिफाई द एनिमल्स शोन इन द फिगर। ये कौन है? प्लेटिपस है। ये कौन है? पेरिपेटस है। स्टेट एनी 2 एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशन रिलेटेड टू द अबव एनिमल्स। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन इनसे रिलेटेड बता दो। 2 नंबर का हो गया, ठीक है। 3 नंबर के लिए क्या क्वेश्चन पूछा देखो, वेस्टिजियल ऑर्गन डिफाइन करो। मैंने तुम्हें कहा कि वेस्टिजियल ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में, और मैं तुम्हें सब इंपॉर्टेंट पढ़ा चुका हूं, पढ़ाने वाला हूं। राइट एनी 2 वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। कोई भी 2 का नाम लिख दो। राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 वेस्टिजियल ऑर्गन विच आर नॉन फंक्शनल ह्यूमन बट फंक्शनल इन अदर ऑर्गेनिज्म। किसी भी 2 का नाम लिख दो। कितने हो गए देखो, 3, 2, 5 और एक 6 मार्क्स का पूछा ना। मैंने कहा ना कि 5 से 6 नंबर का पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहां पे क्या पूछा है 25 में। चूज द करेक्ट ऑप्शन। Any nucleotide of the gene suddenly changes its position or causes a minor change, nothing but the mutation. Definition से पूछते हैं 1 मार्क का। फिर देखो true or false, study of fossil of is an important aspect of study of evolution. True बात है। Being a fish, I perform respiration with the help of lungs. Who am I? Lung fish. Define heredity, explain the mechanism of hereditary changes. Simple question है, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। सब समझाया तुमको, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन सब तो बताया, कर लोगे तुम। जुलाई 2024 में देखो क्या पूछा है। इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंज, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन फिर से रिपीट हुआ है, देख लो। राइट एनी 2 नेम्स से रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखो 24 में देखो क्या है। फिर से माइनर चेंज क्या होता है? म्यूटेशन, रिपीटेड क्वेश्चन। यहाँ पे फाइंड द ऑड मैन ऑफ डक बिल, पॉम्परेट, लंगफिश, पेरिपेटस। पॉम्परेट ऑड मैन आउट हो जाएगा। वेस्टिजियल ऑर्गन वाला फिर से रिपीट हुआ है, देख लो, ठीक है ना। तो वेस्टिजियल ऑर्गन वाला टॉपिक बार बार रिपीट होता है, इसमें हमने कवर किया है, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 23 में देखो क्या पूछा गया है। जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जांपल है? म्यूटेशन का एग्जांपल है। टेक्स्ट बुक थोड़ा सा रीड करोगे समझ में आएगा। डक बिल प्लेटिपस किसका एग्जांपल है? कनेक्टिंग लिंक का साइंटिफिक रीजन बताओ। वही कि क्या इनकी वो होती है। 2 ऑब्जेक्शन डार्विन्स थ्योरी के ऊपर। मैंने बोला था ना डार्विन थ्योरी के ऊपर ये पूछा जाता है। मार्च 23 में देखो क्या पूछा गया। वेस्टिजियल ऑर्गन डैश प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज अ प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन। ह्यूमन हैंड नहीं, अपेंडिक्स यस, ईयर मसल नहीं, ईयर पिना है वो, टेल बोन, मतलब ये सारे ही है। क्वेश्चन ही गलत था। बाद में ये क्वेश्चन को सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मार्क्स दिया गया था। तो अगर बोर्ड एग्जाम में गलत क्वेश्चन पूछता है तो तुमको उसके फ्री नंबर मिलते हैं, जैसा यहां पूछा गया था। आगे देखो यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। राइट द नेम ऑफ द इंडिकेट। ये क्या है? ये है विजडम टूथ, विजडम टूथ, ओके।
चलो, डार्विन्स की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन तुम्हें 3 नंबर के लिए पढ़ानी है, मैंने पूरा कहानी बताया तुमको। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, वेस्टिजियल, कनेक्टिंग लिंक, कुछ भी लिख दो। फिर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, आपको कनेक्टिंग लिंक के 2 एग्जांपल लिखने हैं और एक्सप्लेन करना है, ऑब्जेक्शन बताने हैं, फिर उसे वही क्वेश्चन वेस्टिजियल ऑर्गन पे फिर से क्वेश्चन, एनाटॉमिकल एविडेंस के एग्जांपल देने हैं, ठीक है ना। ये कार्बन डेटिंग वाली मेथड हो गई, नेम ऑफ द मेथड टू फाइंड एज ऑफ द फॉसिल, फॉसिल क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, डार्विन्स थ्योरी पे फिर से वेस्टिजियल ऑर्गन फिर से रिपीट। तो देख रहे हो, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन तुमको बार बार रिपीट होते हुए दिखते हैं यहाँ पे। बहुत है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, सारे ही कर लेना। वेस्टिजियल बार बार पूछा गया है, एम्ब्रोलॉजिकल, कनेक्टिंग लिंक, ये सब बार बार रिपीटेड है। फोसिल वोसिल के बारे में पूछा है। यहां से देखो, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डेफिनेशन पूछा, सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है, डेफिनेशन पूछा, ट्रिपलेट कोडॉन क्या होता है, डेफिनेशन पूछा है, 3 मार्क्स के लिए। तो अभी तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि कोई बहुत बड़ा आंसर पूछा गया है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पे सब समझ में आ गया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। मैं इसी चैनल के ऊपर 20 के 20 चैप्टर्स वन शॉट में पहले भी कवर कर चुका हूं और आगे भी कवर करने वाला हूं, तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हाँ, एक चीज और, अगर यहां तक वीडियो देख रहे हो, जो कि बहुत सारे बच्चे देखेंगे ऑब्वियसली, तो हमारा एक चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इजी लर्निंग, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इजी लर्निंग के चैनल के ऊपर तुमको बहुत सारे लाइव क्लासेस वगैरह हमारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसको भैया सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भैया 25,000 लाइक का टारगेट था, पूरी जान लगा के तुम्हें पढ़ाई है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर बैच में एडमिशन ले सकते हो तो एजुकेशनल काउंसलर से बात करके अपना सीट कंफर्म कर लेना, ये भी एक नंबर है। बाकी नंबर्स और एप्लीकेशन वगैरह का लिंक डिस्क्रिप्शन में। हैप्पी लर्निंग।